देखिए, आज जो है अपनी गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्ण निदान तकनीक या लिंग चयन अधिनियम 1994 है, उसको देखेंगे। इसमें कुछ कॉमन बातें हैं। इसका अधिनियम संख्या का आपको याद रखना है 57 है, 57 इसका अधिनियम संख्या है 57 1994 का। दूसरा जो है इसकी स्वीकृति दिनांक जो है 20 सितंबर 1994, 20 सितंबर 1994 इसकी स्वीकृति दिनांक है। इसके अलावा इसके प्रवर्तन की तिथि है 1 जनवरी 1996। 1 जनवरी 1996 को ये क्या हुआ, लागू हुआ। विस्तार आप जानते हैं संपूर्ण भारत पर। इसके बाद कुछ इसमें परिभाषाएं दी हैं। 2A में जो है इसकी समुचित जो है प्राधिकारी, समुचित प्राधिकारी की परिभाषा दी है। तो समुचित प्राधिकारी की परिभाषा कितने में, 2A में। तो समुचित प्राधिकारी का अर्थ क्या होता है, इसकी याद रखना है। धारा 17 के अंतर्गत नियुक्त समुचित प्राधिकारी, तो इस याद रखना है, धारा 17 के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारी। समुचित प्राधिकारी का अर्थ है धारा 17 के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारी। ठीक है, इतना सा याद रखना है। इसके बाद मंडल की परिभाषा दी है 2B में कि मंडल क्या है। तो इसमें याद रखना है कि धारा 7 के अंतर्गत गठित केंद्रीय पर्यवेक्षणीय मंडल या केंद्रीय पर्यवेक्षण मंडल, धारा 7 के अधीन गठित केंद्रीय पर्यवेक्षण मंडल तो इतना याद रखना है। मंडल का अर्थ है धारा 7 के अधीन गठित केंद्रीय पर्यवेक्षण मंडल या पर्यवेक्षणीय मंडल लिखा है तो एक ही बात है। तो केंद्रीय पर्यवेक्षण मंडल धारा 7 के अधीन गठित। उसके बाद ये परिभाषा तो खैर कॉमन है। इसके बाद गर्भ उत्पाद, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है। गर्भ उत्पाद की जो परिभाषा दी है BA में दी गई है। BA में जो है गर्भ उत्पाद की परिभाषा दी है। ये कहता है गर्भधान से जन्म होने तक, ये याद रखें, गर्भधान से जन्म होने तक, पहला इतना याद रखें कि गर्भधान से जन्म होने तक विकास के किसी भी प्रक्रम का कोई उत्पाद, विकास के किसी भी प्रक्रम का कोई उत्पाद जिसमें अतिरिक्त भ्रूण, झिल्ली, भ्रूण या गर्भ शामिल है, ये याद रखना है। जिसमें अतिरिक्त भ्रूण इसके अलावा अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली, अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली, भ्रूण या गर्भ शामिल है, या गर्भ शामिल है। ये इतना सा याद रखना है आपको कि गर्भ उत्पाद में जो है गर्भधान से लेके या गर्भधान से लेके जन्म होने तक विकास के प्रक्रम की कोई भी प्रक्रिया आती, कोई भी उत्पाद आता है जिसमें भ्रूण, झिल्ली और भ्रूण या गर्भ भी शामिल होता है। ठीक है, इतना याद रखना है गर्भ उत्पाद में। इसके बाद आता है बीबी आता है। बीबी में जो है भ्रूण की परिभाषा दी गई है। भ्रूण का क्या अर्थ है, ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये आपको याद रखना है कि गर्भधान के पश्चात 8 सप्ताह के अंत तक विकासोन्मुख मानव जीव अभिप्रेत है। 8 सप्ताह यानी 56 दिन। गर्भधान के पश्चात गर्भाधान के पश्चात 8 सप्ताह कोष्टक में लिख लीजिए 56 दिन, दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। 8 सप्ताह यानी 56 दिन, 56 डे। 56 दिन के अंत तक विकासोन्मुख
मानव जीव अभिप्रेत है। विकासोन्मुख क्या है? मानव जीव। तो भ्रूण में क्या है? गर्भधान के पश्चात 8 सप्ताह या 56 दिन तक का जो विकास जो बालक का होता है माँ के गर्भ में, वो है। सीधा सीधी बात है कि गर्भधान के बाद जो माँ के शरीर में जो बच्चा होता है, पेट में जो बच्चा होता है, 56 दिन के, 8 सप्ताह 56 दिन के अंत तक जो उसकी जितना भी जो विकास होता है, मानव लिखा ना, मानव जीव, तो वो इसमें शामिल होता है, भ्रूण में शामिल होता है। अब आता है बीसी। बीसी में जो है गर्भ की परिभाषा दी गई है। गर्भ मतलब इसके बाद की अवस्था है। भ्रूण के बाद मतलब पहले भ्रूण बनता है, उसके पहले भ्रूण के बाद क्या बनता है? फिर गर्भ में परिवर्तित हो जाता है। तो वही है, आगे की अवस्था है गर्भ, भ्रूण के बाद फिर गर्भ हो जाता है। तो ये कह रहा है बीसी में आपका गर्भ से 57वें दिन से लेकर जन्म होने तक विकास की अवधि के दौरान का कोई भी मानव जीव, 57वें दिन से लेकर ये लास्ट जन्म होने तक की बात कह रहा है कि 57वें दिन से लेकर जन्म होने तक विकास की अवधि के दौरान कोई मानव जीव की अवधि कोई मानव जीव, ये लास्ट स्टेज है। जब मतलब भ्रूण के बाद जो है आपका गर्भ में परिवर्तित हो जाएगा बच्चा, और वो जब उस 57 दिन से लेके जब तक जन्म नहीं ले लेता तब तक की जो उसका जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो भ्रूण में, वो सॉरी, गर्भ में कहलाता है ना। तो भ्रूण के बाद गर्भ, और गर्भ मतलब फिर जन्म होने तक की प्रक्रिया, जो भी विकास होता है उसका, वो प्रक्रिया आती है गर्भ में। ठीक है, तो दोनों में याद रखेंगे, जो पहले की अवस्था है, गर्भ से पहले की अवस्था भ्रूण, और भ्रूण के बाद की अवस्था गर्भ। ठीक, ये 56 दिन तक है, और ये 57वें दिन, 56 के बाद अगला 57वें दिन से शुरू हो जाती है भ्रूण, गर्भ कहलाता है। तो ठीक है, ये याद रखना है। अब देखिए 3 परिभाषा दी है, सी, 2D और 2E। ये तीनों आनुवांशिक जो जेनेटिक जो है परामर्श केंद्र है, क्लिनिक है और प्रयोगशाला है। तो 2C में जो है आपकी जेनेटिक या कह लीजिए परामर्श केंद्र है, जेनेटिक परामर्श केंद्र या अनुवांशिक परामर्श केंद्र है। तो अनुवांशिक परामर्श केंद्र क्या होता है? कोई भी स्थान हो सकता है, अस्पताल हो सकता है, परिचर्या गृह हो सकता है, या कोई भी ऐसा स्थान हो सकता है जहाँ रोगियों को अनुवांशिक परामर्श प्रदान किया जा सकता है। तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अनुवांशिक परामर्श केंद्र कौन सा होता है? मतलब नाम से ही स्पष्ट है, अनुवांशिक परामर्श केंद्र। तो कोई भी स्थान हो सकता है, या कोई भी हॉस्पिटल हो सकता है, अस्पताल हो सकता है, कोई भी परिचर्या गृह हो सकता है। परिचर्या गृह जहाँ डिलीवरी वगैरह होती है, तो कोई भी परिचर्या गृह हो सकता है, कोई भी स्थान हो सकता है, या कोई भी ऐसा स्थान हो सकता है जहाँ रोगियों को जो है अनुवांशिक परामर्श दिया जाता है। तो कोई भी स्थान हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए कोई खास नहीं, केवल 2C याद रख सकते कि अनुवांशिक परामर्श केंद्र कहाँ दिया है, 2C में। अब बात आती है कि अनुवांशिक क्लिनिक। एक हो गया परामर्श केंद्र जहां सहायता की जाती है, दूसरा आता है क्लिनिक। या अनुवांशिक क्लिनिक क्या होता है? जेनेटिक क्लिनिक, तो जिसका प्रयोग प्रसूति पूर्व निदान के लिए किया जाता है, ये याद रखेंगे। क्लिनिक में क्या है? जिसका प्रयोग, ये इंपॉर्टेंट है, जिसका प्रयोग प्रयोग प्रसूति पूर्व प्रसूति पूर्व निदान के लिए किया जाता है। निदान के लिए किया जाता है। तो अनुवांशिक क्लिनिक का अर्थ क्या है? जिसका प्रयोग जो है प्रसूति पूर्व निदान के लिए किया जाता है, वो क्लिनिक में आते हैं। ठीक है, परामर्श केंद्र जो है इसमें आपका ये कह रहा है कि इसमें कौन कौन से अस्पताल, संस्था, अस्पताल, परिचर्या गृह, कोई भी स्थान या रोगियों को अनुवांशिक परामर्श प्रदान करता है, वो आता है। जबकि अनुवांशिक क्लिनिक में कौन आता है? पर्टिकुलर ये कह रहा है कि जिसका प्रयोग प्रसूति पूर्व निदान के लिए किया जाता है। प्रसूति पूर्व निदान के लिए जहां इस्तेमाल किया जाता है वो क्लिनिक में आता है ना। जैसे डॉक्टर लोग कई क्लिनिक चलाते हैं ना, तो उसके वो वाले हो उनके बारे में कह रहा है कि जो क्लिनिक जो चलाते हैं जहाँ प्रसूति वगैरह कराई जाती है महिलाओं को, इस तरीके की प्रसूति पूर्व निदान की तकनीक दी जाती है, वो वाला स्थान जो है क्लिनिक में आता है। अब कहता है प्रयोगशाला।
आनुवांशिक प्रयोगशाला क्या है? जेनेटिक प्रयोगशाला जो है, ये प्रयोगशाला सिंपल सा, यहाँ जो वो है देखिए, ये क्या कहता है प्रयोगशाला में, एक प्रयोगशाला जिसमें प्राप्त नमूने की प्रसूति पूर्व निदान के लिए विश्लेषण या परीक्षण किए जाते हैं। तो सिंपल सी प्रयोगशाला नॉर्मली जैसी होती है वैसी ही है, बस ये कह रहा है कि जिसमें नमूने वगैरह लिए जाते हैं, प्रसूति पूर्व जो नमूने वगैरह लिए जाते हैं और उनका विश्लेषण किया जाता है। प्रयोगशालाओं में क्या काम किया जाता है? प्रयोगशाला में नमूने लेने का ही काम किया जाता है, यहाँ भी नमूने लिए जाते हैं, बस इससे संबंधित नमूने जो लिए जाते हैं और उनकी जांच वगैरह की जाती है, तो उनको क्या कहते हैं? उनको प्रयोगशाला कहते हैं। ये 2E में दी है प्रयोगशाला। इसके बाद 2F जो है उसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ को बताया गया है। 2F में क्या दिया गया है? 2F में जो है आपका स्त्री रोग विशेषज्ञ को बताया गया है, स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो इसमें भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। स्त्री रोग विशेषज्ञ क्या होता है ये जानते हैं आप? किसी स्त्री रोग व प्रसूति विज्ञान में स्नातकोत्तर, ऐसा डॉक्टर जिसने स्त्री रोग या में क्या किया हो, पीजी किया हो, स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर मतलब उसने पीजी डिग्री किया हो, मास्टर डिग्री किया हो। देखिए देखिए, डॉक्टर बनते हैं, एमबीबीएस की डिग्री किया डॉक्टर ने, तो नॉर्मल, अभी तो एमबीबीएस की डिग्री करने के बाद स्पेशलिस्ट नहीं कहलाते, केवल डॉक्टर कहलाते हैं। लेकिन फिर जब अगर उन्हें किसी विषय में स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना है तो उनको उसके लिए पीजी करना पड़ता है। जैसे अपन लोग करते हैं वैसे डॉक्टरों को भी करना पड़ता है, जिस विषय में भी वो करना चाहें। तो ये कह रहा है कि उसी विषय की बात कह रहा है कि महिला डॉक्टर, महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ या महिला डॉक्टर कहते हैं, या आप उन गायनोलॉजिस्ट भी कहते हैं, तो वो डॉक्टर कौन कहलाएगा? स्त्री रोग विशेषज्ञ कहलाएगा वो डॉक्टर जिसने उस विषय में क्या किया हो, स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की हो, यानी पीजी डिग्री हासिल की हो स्त्री विज्ञान में जो होता है इनका सब्जेक्ट उसमें। इसके बाद 2G है। 2G कहता है आपका चिकित्सा अनुवांशिक विज्ञ। चिकित्सा अनुवांशिक विज्ञ का परिभाषा है, चिकित्सा अनुवांशिक विज्ञ, अनुवांशिकी विज्ञ, चिकित्सा अनुवांशिक विज्ञ का लिखा है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है लिंग चयन तथा प्रसूति पूर्व परीक्षण तकनीक में डिग्री या डिप्लोमा धारण करता हो एवं कम से कम 2 वर्ष का अनुभव धारक हो। चिकित्सा अनुवांशिक विज्ञ का मतलब जो है इसमें ये कौन व्यक्ति कहलाएगा? जो लिंग चयन और प्रसूति पूर्व परीक्षण तकनीक में डिग्री हासिल किए हों। लिंग चयन और प्रसूति पूर्व, लिंग चयन और प्रसूति पूर्व परीक्षण तकनीक, इसमें कोई व्यक्ति डिग्रीधारी हो, ऐसा व्यक्ति कहलाएगा चिकित्सकीय अनुवांशिक विज्ञ। जो इसके विषय का ज्ञाता होगा वो कहलाएगा चिकित्सकीय अनुवांशिक विज्ञ। डिग्री या डिप्लोमा धारण करता हो लिंग चयन और प्रसूति पूर्व परीक्षण तकनीक में, या तो डिप्लोमा उसके पास, या क्या हो उसके पास, या उसके पास कोई डिग्री हो, वो कहलाता है। और कम से कम कितने वर्ष का अनुभव हो इसे? कम से कम इसे जो है 2 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो। 2 वर्ष का अनुभव, 2 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, कम से कम 2 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो। 2 वर्ष, ये भी याद रखना है। कम से कम कितने वर्ष का अनुभव प्राप्त हो इसे? 2 वर्ष का जो है इसको अनुभव प्राप्त हो या अनुभव धारक हो, ऐसे व्यक्ति को जो है चिकित्सकीय या चिकित्सा अनुवांशिक विज्ञ कहेंगे। इसके बाद 2H में है जो है आपकी बाल रोग विशेषज्ञ की है। ये कॉमन बातें हैं जी वाली, तो सीधी सी बात है जी, जो मेडिकल साइंस होता है या जो भी मेडिकल साइंस है उसमें जो भी व्यक्ति जो उपाधियां धारण किए होगा वही व्यक्ति कहलाएगा, चाहे महिला रोग विशेषज्ञ हो, चाहे जो चिकित्सक अनुवांशिक विज्ञ हो, या फिर शिशु रोग विशेषज्ञ हो, या बाल रोग विशेषज्ञ। शिशु रोग भी कहते हैं, बाल रोग भी कहते हैं, कई बात है। तो बाल रोग विशेषज्ञ कितने में है? H में। बाल चिकित्सा विशेषज्ञ।
तो बाल चिकित्सा विशेषज्ञ कौन होता है? जो बाल रोग विज्ञान के क्षेत्र में पीजी हो। वो महिला रोग के संबंध में था, ये बाल रोग के संबंध में। तो ये सीधी सी बात है, अपन खुद ही जानते हैं कि बच्चों का डॉक्टर कौन होगा? जो बच्चों की डॉक्टर या बाल रोग विशेषज्ञ कौन होगा? जो उस विषय में क्या किया होगा? पीजी किया होगा। तो कोई खास नहीं है, आपको बस इतना याद रखना हो कि बाल रोग विशेषज्ञ कहाँ, वो इतना याद रखिएगा। बाकी तो सब जानते हैं कि पीजी होगा तभी डॉक्टर बनेगा ना बाल रोग का। अब है प्रसूति पूर्व निदान विधियां। प्रसूति पूर्व निदान विधियां। अभी यहाँ पे जो आया चिकित्सक आनुवांशिक विज्ञ वगैरह, ये कौन होते हैं? फिर ये थोड़ा समझ में नहीं आया वो ये कौन होते हैं? आपने देखा होगा डॉक्टर महिला डॉक्टर होता है, उसके बाद जो अल्ट्रासाउंड वगैरह करने वाले होते हैं ना, वो लोग हैं ये, वो वाले डॉक्टर हैं ये। ठीक है, चिकित्सक आनुवांशिक विज्ञ कौन है? जो अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं जो डॉक्टर, वो भी डॉक्टर, उसमें डिप्लोमा डॉक्टर की जरूरत होती है, या डिप्लोमा की हो कोई डॉक्टर या उसने डिग्री की हो, तो वो वाले डॉक्टर है। तो उस विषय में उन्होंने डिग्री की हो, साथ ही साथ उन्हें 2 वर्ष का अनुभव भी हो, तब वो माने जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कहलाता है 2I। एच के बाद आपका आई। आई कहता है प्रसूति पूर्व निदान विधियां। ये थोड़ा याद रखेंगे, क्या है? प्रसूति पूर्व निदान विधियां। प्रसूति पूर्व निदान विधियां। प्रसूति पूर्व निदान विधियां का अर्थ है इस सभी स्त्री संबंधी या प्रसूति या चिकित्सकीय विधियां। मतलब प्रसूति पूर्व निदान विधियां का मतलब जो है कि महिलाओं संबंधी, जो महिलाएं होती है ना, जो प्रेग्नेंट महिलाएं, उनसे संबंधित जो है सभी स्त्रियों संबंधी। और प्रसूति मतलब सभी स्त्रियों का जहाँ इलाज होता है, या जो गर्भधारी महिलाएं उनका जो इलाज वगैरह जहाँ होता है, या उनको जो भी चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, वो वाली विधियां इसमें शामिल होती हैं। प्रसूति पूर्व निदान विधियों में क्या शामिल होता है? वो जो महिलाएं जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनका जो इलाज चलता है, दवाई वगैरह जो चलती है, वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सारी टेक्निक काम में आती है, वो प्रसूति पूर्व निदान विधियों के अंतर्गत आती है। तो इसमें लिखना चाहे तो लिख सकते हैं सभी स्त्री संबंधी या प्रसूति या चिकित्सकीय विधियां। तो सभी स्त्री संबंधी और प्रसूति संबंधी या फिर चिकित्सकीय जो विधियां हैं वो इसमें शामिल है। प्रसूति पूर्व में स्त्री संबंधी, प्रसूति संबंधी या चिकित्सकीय संबंधी जो सलाह वगैरह दी जाती है, वो सब इसमें शामिल है। इसके बाद है प्रसूति पूर्व निदान तकनीक जी में। प्रसूति पूर्व निदान तकनीक, वो विधि थी, ये तकनीक है। निदान पहले विधियां पढ़ी आई में, और जे में क्या है? तकनीक है। ठीक है, प्रसूति पूर्व निदान तकनीक। प्रसूति पूर्व परीक्षण प्रक्रिया। प्रसूति पूर्व निदान तकनीक का क्या अर्थ है? प्रसूति पूर्व परीक्षण प्रक्रिया। प्रसूति, ये थोड़ा याद रखना है, प्रसूति पूर्व परीक्षण प्रक्रिया। कई लोग इसमें गलत लगाते थे, प्रसूति पूर्व निदान तकनीक का अर्थ लगाते थे प्रसूति पूर्व और पश्चात। पश्चात में क्या होगा? फिर पूर्व ही होता है। अब कोई महिला प्रेग्नेंट है, आप खुद ही सोचिए, प्रसूति पूर्व उसके परीक्षण वगैरह पहले ही होंगे ना। जब वो प्रेग्नेंट है, उसकी जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं पहले ही होते हैं। जब प्रेगनेंस बच्चा हो जाने के बाद फिर काय की जरूरत होती है? फिर तो होता नहीं है, फिर वो अलग चीज होती है जो इलाज होता है। लेकिन जो टेस्ट वगैरह होते हैं, जो देखा जाता है बच्चे के बारे में, उसकी नॉलेज ली जाती है, जो भी सारे अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं, कब होते हैं? पहले ही होते हैं ना, कि बाद में होते हैं? पहले ही होंगे ना। तो उसीलिए पूर्व की विधियां, इसलिए पूर्व शब्द आया, पश्चात नहीं आया है। इसीलिए लिखा है प्रसूति पूर्व निदान तकनीक। तो प्रसूति पूर्व, इसीलिए प्रसूति पूर्व पूर्व सब जगह चल रहा है। तो प्रसूति पूर्व परीक्षण प्रक्रिया मतलब महिलाओं की जो परीक्षण, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनका प्रसव होने से पहले जो भी परीक्षण किए जाते हैं वो इसमें आते हैं। प्रसव होने के बाद फिर काय का परीक्षण होगा, फिर अगर होता है तो वो अलग चीज हो जाती है, वो एक अलग चीज होती है, तो वो बच्चे के लिए थोड़ी ना होता है। तो प्रसूति पूर्व परीक्षण की तकनीक इसमें आती है, इसीलिए लिखा है प्रसूति पूर्व परीक्षण प्रक्रिया। जो भी परीक्षण पूर्व किए जाते हैं वो इसमें शामिल है। ठीक, हालांकि वो जो परिभाषा से आता है वो एक अलग चीज हो जाता है। तो लेकिन ये प्रसूति पूर्व पर निदान तकनीक में ये आता है। एक्ट में दोनों आते हैं, पूर्व और पश्चात की, है ना। एक्ट में दोनों ही आते हैं, पूर्व और पश्चात की दोनों आते हैं। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस टू जे के बारे में पूछता है तो पूर्व की विधि कह रहा है, और अगर इस एक्ट के बारे में कहता है तो इसकी डेफिनेट वो पढ़ेंगे आप, इसकी क्या कहते हैं, जो पूर्व और पश्चात की जो प्रक्रिया है वो दोनों आती हैं। इसकी जो क्या कहते हैं उद्देश्य का पढ़ेंगे तो उसमें
उद्देशिका में दोनों तकनीक आती है, पूर्व और पश्चात, तो दोनों को मिक्स नहीं करना है। 2J में पूर्व की बात कह रहा है और उद्देशिका कहती है कि प्रसूति पूर्व और पश्चात दोनों चीजें आती है, ठीक है। लिंग चयन वाले में दोनों आती है, तो दोनों अलग अलग चीजें। पर्टिकुलर 2J की बात कर रहे हैं अपन। अब देखिए 2K, 2K में है आपका प्रसूति पूर्व निदान परीक्षण, ये परीक्षण है। ये परीक्षण, पहले क्या था, विधियां थी, फिर तकनीक थी, उसके बाद परीक्षण आ गया। तो परीक्षण कितने में, 2K में। ये परीक्षण का क्या अर्थ है, ये अनुवांशिक जो अनुवांशिक या उपापचयी विकारों या गुणसूत्रों, गुणसूत्री विकारों या जन्मजात विषमताओं या यौन संबंधी बीमारियों का पता लगाने के लिए किया गया कोई तरीका या कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट लिखा है या कोई तरीका। तो ये कह रहा है प्रसूति पूर्व निदान परीक्षण है ना, सीधा सीधा बात है, परीक्षण। परीक्षण का मतलब क्या है, परीक्षण का मतलब है कोई भी जेनेटिक अगर कोई बीमारी है उसका पता लगाना, या कोई विकार वगैरह है बच्चों में उसका पता लगाना, या कोई गुणसूत्री कोई विषमता वगैरह है, या कोई क्या कहते हैं यौन संबंधी कोई रोग वगैरह है, तो उसका पता लगाने के संबंध में जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है वो तकनीक प्रसूति पूर्व निदान या परीक्षण की परिभाषा में आती है। प्रसूति पूर्व निदान परीक्षण की परिभाषा में आती है। तो वो तकनीक जो है इसके अंतर्गत आती है, जिससे जेनेटिक विकारों का पता लगाया जाए। कुल मिला के विकारों का पता लगाया जाता है। किसी भी प्रकार का विकार हो सकता है, चाहे वो अनुवांशिक विकार हो, चाहे वो उपापचयी विकार हो, या गुणसूत्रों संबंधी कोई विषमता हो, या कोई सेक्सुअल कोई डिसऑर्डर हो, बीमारी हो, उसका पता लगाने के लिए किया गया हो। तो वो सारे जो भी तकनीक का प्रयोग किया जाता है वो प्रसूति पूर्व परीक्षण तकनीक वो परीक्षण में आता है। विहित दिया गया 2L में, उसका कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। विहित मतलब नियमों द्वारा 2L में दिया है। 2M में जो है पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय की परिभाषा दी है। पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय, डॉक्टर की बात कह रहा है कि पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय, तो डॉक्टर कहाँ दिया है, 2M में दिया है कि पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय कौन होता है। तो इसमें भी इतना ही याद रखें कि इनका जो एक्ट है, एक भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 है, उसकी धारा 2(4) में परिभाषित मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता रखता हो तथा राज्य चिकित्सा परिषद में क्या हो, पंजीबद्ध हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, चिकित्सक कहलाता है या डॉक्टर कहलाता है। पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी कहला दिए, या मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसे हम कहते हैं, वो उसकी परिभाषा कितने में, 2M में दी है डॉक्टर की परिभाषा। तो डॉक्टर कौन होगा, जैसे आप वकील हो तो वकील कौन होगा, क्या लॉ की डिग्री करने वाले को आप वकील कहोगे, नहीं, लॉ की डिग्री करने वाला वकील थोड़ी ना होता है। वकील होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपके बाद में भी होना चाहिए, तब जाके आप वकील कहलाओगे। तो ऐसे ही डॉक्टर होने के लिए केवल डिग्री होने से डॉक्टर थोड़ी ना हो जाते। जब आपने डिग्री कर लिया उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होता है, कहाँ ये लिखा है कि भारतीय चिकित्सा परिषद जो होती है उसके अनुसार आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और जहां भी आप प्रैक्टिस करो, जिस स्टेट में भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वहां की चिकित्सा परिषद से भी आप जुड़े होना चाहिए, तब जाके आप क्या कहलाओगे, डॉक्टर कहलाओगे। जैसे आप वकील होते हैं वैसे ही डॉक्टर होगा। तो रजिस्ट्रेशन है, तो जो रजिस्ट्रीकृत होगा वो क्या कहलाएगा, वो डॉक्टर कहलाएगा, ठीक। उसके बाद विनिमन की परिभाषा दी है। विनिमन आप विनिमन कौन बनाता है, मंडल द्वारा बनाए जाएंगे, बस इतना याद रखें कि विनिमन जो है 2N में कहता है कि किसके द्वारा बनाए जाएंगे, M के बाद N है विनिमन। तो विनिमन कौन बनाता है, मंडल बनाता है, बस इतना याद रखें, विनिमन, बस इतना याद रखें, मंडल द्वारा। मतलब रेगुलेशन वगैरह, आपके उठने बैठने के तरीके, कब आना कब जाना, ये रेगुलेशन। जैसे अपन क्लास चलाते हैं तो अपन डिसाइड करते हैं ना कि कब लेना है कब नहीं लेना है, कौन से दिन लेना है, तो वही तरीके हैं। तो वो क्या है, विनिमन जो है आपके कौन बनाता है, मंडल बनाता है। उसके बाद 2O है, ये इम्पोर्टेंट परिभाषा ये भी है, लिंग चयन, इसको याद रखना आपको, ये परिभाषा याद रखना है, लिंग चयन। 2O याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपकी लिंग चयन को परिभाषित करती है। लिंग चयन का क्या अर्थ है, कोई भी तकनीक, इसमें कोई स्पष्ट नहीं कि कोई पर्टिकुलर कोई तकनीक हो, कोई भी तकनीक हो सकती है। ये कह रहा है कोई भी तकनीक या कोई भी जांच का तरीका जिससे गर्भस्थ भ्रूण के किसी विशेष लिंग के होने के बारे में पता पड़ता हो। ऐसा नहीं, इस लिंग निर्धारण का अर्थ ये नहीं कि लड़की होने का पता पड़ेगा या लड़का होने का पता पड़े। ये मत मानना कि लिंग निर्धारण का अर्थ यही है कि बोले लड़का है कि नहीं।
लोग नॉर्मली यही कहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है। वो कहता है लिंग चयन का अर्थ ये है कि दोनों में से ये किसी भी लिंग का, कोई विशेष लिंग का बच्चा है या ना है, वो पता पड़े, और वो कोई भी तकनीक हो सकती है, तो जिससे उसका लिंग पता पड़ता हो किसी विशेष तकनीक से या किसी भी अन्य तकनीक से। कोई भी तकनीक हो सकती है, तो कोई पर्टिकुलर तकनीक नहीं कहा कि ये होगा वो होगा, कोई भी तकनीक हो सकती है, कोई भी तरीका हो सकता है जिससे ये निर्धारित होता हो कि जो भ्रूण है माँ के गर्भ में वो किसी विशेष लिंग का है, यानी लड़का है या लड़की है। विशेष लिंग मतलब ये दोनों एक ही होगा, तो कौन सी किस लिंग का है ये पता करने के लिए कोई भी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता हो, वो लिंग चयन के अंतर्गत ही आएगा, है ना। तो इन्होंने इसीलिए ऐसे परिभाषा को लिखा है कि कोई भी तकनीक, ऐसा नहीं कह सकते कि भाई कोई फलाना चीज का करेंगे, तकनीक होगी, कोई मशीन होगी, वो होगी, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी तरीका हो सकता है जिससे पता पड़ता हो कि ये बच्चा जो है किस लिंग का है। तो ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है। लिंग चयन बस इतना याद रखना 2O में है, बाकी अंदर कुछ नहीं, कोई भी तकनीक हो सकती है जिससे बच्चे के लिंग के बारे में पता पड़ता हो कि किसी विशेष लिंग का है। इसके बाद आ गया सोनोलॉजिस्ट या इमेजिंग विशेषज्ञ, ये आ गया सोनोलॉजिस्ट 2P में। 2P कह रहा है सोनोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट या इमेजिंग विशेष, ये है अल्ट्रासाउंड का लिखा है। अल्ट्रासोनोग्राफी या इमेजिंग तकनीक या रेडियोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि हो। ये कह रहा है इसमें क्या कहते हैं जी, अल्ट्रासोनोग्राफी में या रेडियोलॉजी में स्नातकोत्तर मतलब PG उपाधि क्या करता हो, धारण किए हो। ये है सोनोलॉजिस्ट P में। इसके बाद है आपका P के बाद क्यू में कुछ खास नहीं है, राज्य बोर्ड की परिभाषा दी है। राज्य बोर्ड बस इतना याद रखना कि 16A के अंतर्गत गठित राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड, 16A बस इतना याद रखना, 16A के अधीन गठित राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड जो है इसकी परिभाषा में आता है। उसके बाद 2R में जो है आपकी केंद्र शासित प्रदेश की परिभाषा दी है। 2R में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश की परिभाषा। राज्य सरकार से अभिप्रेत है संबंधित संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक। केंद्र शासित प्रदेश के अर्थ में ये कह रहा है कि अगर कोई केंद्र शासित स्थान है तो उसके मामले में जो है राज्य सरकार का अर्थ क्या लगाया जाएगा। ये तो आप जानते हैं कि जहां भी केंद्र सरकार के अधीन कोई राज्य मतलब ऐसा कोई क्षेत्र होता है, केंद्र शासित प्रदेश होता है, तो वहां राज्य सरकार का अर्थ क्या लगाया जाएगा, वहां राज्य सरकार का अर्थ प्रशासक लगाया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 239 के अधीन जो प्रशासक की नियुक्ति की जाती है ना वहां, तो वो प्रशासक ही क्या माना जाता है, राज्य सरकार माना जाएगा। ये कह रहा है बस, ये इसीलिए कह रहा है कि भाई अब इसमें राज्य आएंगे कि भाई राज्य सरकार ऐसा करेगी, राज्य सरकार वैसा करेगी, तो फिर केंद्र के मामले में कहाँ कह रहे हैं, केंद्र जो शासित प्रदेश है उनको क्या, उनके मामले में क्या अर्थ लगाया, इसलिए उन्होंने क्लियर करके पहले लिख दिया कि जो राज्य सरकार अगर अर्थ लगाया जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में कैसे लगाया जाएगा, जो उनके अनुच्छेद 239 के अधीन जो नियुक्त प्रशासक होता है उसका अर्थ राज्य सरकार ही लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी इसकी परिभाषाएं। इसके बाद है इसमें सेक्शन 3। सेक्शन 3 कहता है अनुवांशिक परामर्श केंद्र और अनुवांशिक प्रयोगशाला व अनुवांशिक क्लिनिक का अभिनवन। इसको आप थोड़ा जल्दी देखेंगे, देखिए ठीक है। सेक्शन 3 में थोड़ा हेडिंग है, हेडिंग आप डायरेक्ट से देखेंगे। हेडिंग कहता है अनुवांशिक परामर्श केंद्र, अनुवांशिक प्रयोगशाला व अनुवांशिक क्लिनिक का विनियमन, तीनों चीजों के बारे में। ठीक है, कैसे किया जाएगा, अधिनियम के लागू होने के पश्चात, ये कहता है कि अधिनियम के लागू होने के पश्चात, ये एक्ट लागू हो जाता है, उसके पश्चात क्या किया जाएगा, संचालन या मदद का कार्य नहीं कर सकेगा जब तक कि अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत ना हो। सिंपल सी बात याद रखेंगे कि जैसे ये एक्ट लागू होता है उसके बाद कोई भी जो चाहे अनुवांशिक परामर्श केंद्र हो, प्रयोगशाला हो या कोई क्लिनिक हो, तो ये कहता है कि पंजी काम नहीं कर पाएंगे अगर उनका रजिस्ट्रेशन ना हो, पंजीकृत ना हो। तो ये कह रहा है कि वो काम नहीं कर पाएंगे अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। सीधी सीधी बात है, उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जैसे ये एक्ट लागू होता है उनको अपना पंजीकरण कराना पड़ेगा। अगर उनका पंजीकरण नहीं है तो वो क्या करना बंद कर देंगे, वो अपना काम करना बंद कर देंगे, ये अधिनियम के लागू होते ही। ठीक है, पहले से मान लो काम कर रहे थे तो भी बंद कर देंगे। उसमें भी आगे प्रक्रिया है कि अगर पहले काम कर रहे हैं तो क्या अपनाएंगे प्रक्रिया। अब दूसरी शर्त ये कहता है कि जो अधिनियम के लागू होता है तो बगैर पंजीकरण के काम नहीं कर सकते। दूसरी बात कहता है कि इसमें ऐसे व्यक्तियों को भी नहीं रखा जा सकता, मान लो कोई प्रयोगशाला है, कोई अनुवांशिक केंद्र है या कोई क्लिनिक है, तो ये कह रहा है उसमें ऐसे लोगों को भी नहीं रखा जा सकता जो विहित योग्यता ना रखते हो या डिग्री
जो योग्यता निर्धारित की है उनके लिए वो योग्यता ना रखते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को भी रख लें, ऐसा नहीं, इनके भीतर जो काम करने वाले लोग हैं उसके लिए सरकार ने जो भी योग्यता निर्धारित की है वो योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को ही क्या करा जाएगा, उसमें वो रख पाएंगे, अन्यथा नहीं। या कह लीजिए ऐसे व्यक्तियों को नियोजित नहीं कर सकते जिनके पास क्या ना हो, जिनके पास निर्धारित योग्यता ना हो, निर्धारित योग्यता ना हो। योग्यता ना हो, तो ये कॉमन बातें हैं, ये तो खैर। आगे कहता है पंजीबद्ध स्थान के अलावा नहीं करेगा। ये भी याद रखना कि ऐसा नहीं कि पंजीबद्ध स्थान मतलब जो स्थान पर्टिकुलर आपने पंजीकृत कराया है कि हम फलानी जगह अपना जो है बिजनेस करेंगे, चाहे वो अनुवांशिक परामर्श केंद्र का हो, प्रयोगशाला का हो, क्लिनिक का हो, उसके अलावा कहीं और नहीं करेंगे। ये नहीं कि बोले घर पे भी आ जाओ, वहां भी कर देते हैं हम, तुम बोले फलानी जगह भी आ जाओ। देखो कई लोग, अब आप कहोगे कई लोग करते हैं, तो कई लोग करते हैं तो उनके 2-3 स्थान जो है रजिस्ट्रीकृत होते हैं पहले से, कि एक ऑफिस यहाँ है, एक दूसरा है, तो वो रजिस्ट्रीकृत होते हैं। या घर पे भी करते हैं तो वो भी रजिस्ट्रीकृत कराए रहे हुए होते हैं वो लोग, तो कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने पर्टिकुलर एक एरिया में कि फलानी जगह में जो है हमारा क्लिनिक होगा, तो फिर वहीं करेंगे, उसके अलावा कहीं और नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि जो स्थान आपका निश्चित है, तो पंजीबद्ध जो भी स्थान है उसके अलावा कहीं और नहीं करेंगे। ठीक है। तो जो स्थान आपने पंजीबद्ध कराया है वहीं आपका जो है ये जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं वो वहीं करेंगे, उसके अलावा कहीं और नहीं करेंगे। ये तो कॉमन सी बातें थी इसमें, तो इसका हेडिंग याद रखना। 3A जो है प्रवासी, 3A जो है सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। 3A, 3A कहता है आपका लिंग चयन का प्रतिषेध। ठीक है, लिंग चयन का प्रतिषेध। तो याद रखेंगे कि वैसे तो इसमें सेक्शन से ही काम चलेगा। ये काय से संबंधित है, लिंग चयन का, लिंग ये पूछा जाता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि लिंग चयन का प्रतिषेध किस धारा में किया गया है। धारा 3A के अधीन जो है लिंग चयन का क्या किया गया, प्रतिषेध किया गया, रोक लगाई गई है। तो किसी भी महिला या पुरुष का, अब लिंग चयन का मतलब ये नहीं है कि भैया, लिंग चयन का अर्थ है कि किसी, मतलब लिंग चयन का मतलब ये नहीं कि किसी महिला जो गर्भवती है उसी के बच्चे का जो आप लिंग चयन कराए। तो इसमें लिखा है किसी भी महिला और पुरुष दोनों का, महिला और पुरुष दोनों का, महिला पुरुष दोनों का, किसी भी लिए, मतलब लिंग चयन के लिए इनका टेस्ट वगैरह नहीं किया जाएगा, है ना। मतलब जो कि बच्चा, इससे पता पड़ सके कि महिला के घर में जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है, या कोई ऐसी टेक्निक हो जो पुरुष का टेस्ट करके भी पता पड़ जाए। तो इसमें दोनों शब्द आए कि महिला या पुरुष का, किसी भी प्रकार का इस तरीके का वो है टेस्ट वगैरह नहीं किया जाएगा जिससे पता पड़ता हो कि जो लिंग में, जो गर्भ में जो बच्चा है वो क्या है, मेल या फीमेल है, या उसके लिंग का पता पड़ता हो। तो ऐसा कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं किए जाएंगे। ठीक है, उस पर रोक लगाती धारा 3A। अब 3B और है इसमें। 3B कहता है, एक मिनट, 3B कहता है ऐसे व्यक्ति प्रयोगशालाएं तथा क्लिनिक जो अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन आदि का विक्रय करने का प्रतिषेध। ये 3B में क्या कहता है, ये भी याद रखेंगे कि ऐसे कोई संस्था या ऐसे कोई व्यक्तियों को अल्ट्रासाउंड मशीनें वगैरह होती है ना, वो नहीं बेचे जाएंगे जो रजिस्ट्रीकृत ना हो। तो सीधी सीधी बात है कि अल्ट्रासाउंड मशीनें वगैरह जो होती हैं, या अल्ट्रासाउंड से संबंधित जो प्रयोगशाला क्लिनिक वगैरह जो होते हैं, ऐसे प्रयोगशाला तथा क्लिनिक जो अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, सीधी सी बात है, जो पंजीकृत नहीं है, चाहे वो प्रयोगशाला हो, चाहे वो क्लिनिक हो, या कोई व्यक्ति हो, उनको अल्ट्रासाउंड मशीनें जो है विक्रय नहीं की जाए। कंपनी की तरफ से जो भी कंपनियां बनाती हैं अल्ट्रासाउंड मशीन है, वो जो लोग पंजीकृत नहीं है उनको जो है मशीनें वगैरह नहीं बेचेंगी, अल्ट्रासाउंड मशीनें। अगर ऐसा होता कि भाई कोई भी खरीद सकता, तो फिर तो आप देखो बहुत से लोग लगाए होते हैं, कोई भी लगा लेता है ना। तो जो रजिस्ट्रीकृत होते हैं, जो पंजीकृत होते हैं, उन्हीं लोगों को जो है क्या की जाएगी, अल्ट्रासाउंड मशीनें बेची जाती हैं। ठीक है। जैसे एक बंदूक का लाइसेंस होता है ना, आप लेने जाते तो ऐसे तो बंदूक हर कोई खरीद ले, हर कोई नहीं खरीदता ना, वो लाइसेंस मांगेगा आपसे कि लाइसेंस दिखाइए, आप लाइसेंस दिखाते हो, फिर वो आपको दिखाता है। ऐसे ही इसमें जो, जब लेने जाओगे अल्ट्रासाउंड मशीन, वो आपसे कहेगा आप अपनी योग्यता दिखाओ, पहले डिग्री दिखाओ, ये डॉक्टर हो, भी डॉक्टर हो तो भैया अपना पंजीकरण जो था वो दिखाइए, पंजीकरण दिखाएंगे तब जाके वो आपको मशीन देगा। ठीक है। तो ये इस पे रोक लगाता है कि कोई भी पंजीकृत जो व्यक्ति है या जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है उसको नहीं बेची जाएगी। सेक्शन देखिए 4। सेक्शन 4 कहता है इस अधिनियम के प्रारंभ होने व पश्चात
प्रारंभ होने और पश्चात कि भैया क्या प्रक्रिया, मतलब ये उसके बारे में कह रहा है कि भाई पहले से कोई जो है केंद्र वगैरह काम कर रहे थे वो बाद में, तो उनके लिए क्या होगा प्रक्रिया। तो सिंपल सी बात है, प्रसूति पूर्व तकनीक निम्नलिखित वर्णित उद्देश्यों के सिवाय प्रयोग नहीं लाएगी जाएगी। पहले तो ये याद रखेंगे कि जो प्रसूति पूर्व परीक्षण तकनीक जो होती है, जो वो किन किन चीजों में इस्तेमाल की जा सकती है। पहले तो ये कहता है, ये सिंपल सी जो मैं बता देता हूँ, याद रखना है आपको। गुणसूत्री अनियमितता, जेनेटिक अनियमितता वगैरह होती है, उसके लिए जो है टेस्टिंग वगैरह कराई जा सकती है। जो महिलाओं की टेस्टिंग वगैरह की जाती है, देखिए आप जो कि डॉक्टर जब जाते हैं तो अधिकतर वो क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी होती है तो अल्ट्रासाउंड लिख देता है। तो वो इसीलिए लिखता है देखने के लिए कि भाई कोई अनियमितता तो नहीं है, कोई डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, इसलिए लिखता है। तो उसी के बारे में कह रहा है, कोई गुणसूत्री अनियमितता तो नहीं, इसकी जांच करने के लिए। अनुवांशिक कोई विकार तो नहीं, जेनेटिक विकार। अनुवांशिक विकार का मतलब होता है पीढ़ियों से चला आ रहा है, आपकी फैमिली में कोई विकार है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, तो कोई जेनेटिक विकार उसको बोला जाता है। तो वो ये इस बात को चेक करने के लिए कहीं इस बच्चे में तो वो नहीं आ गया विकार, तो उस चेक करने के लिए भी जो है किया जा सकता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन पैथी के लिए, हीमोग्लोबिन पैथी जो होती है वो ब्लड की कमी वगैरह होती, बच्चे में सप्लाई नहीं हो पा रही होती, तो उसकी के लिए कि उसकी पूर्ति की जाए, तो उसके लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा लिंग संबंधी कोई विकार हो सकता है बच्चे का, तो ताकि पहले ही सुधार लिया जाए, तो उसके लिए भी किया जा सकता है। या फिर कोई जन्मजात विषमता होती है, जन्मजात विषमता विकार हो जाते हैं ना कभी कभी, तो उसको जानने के लिए भी किया जा सकता है। या अन्य कोई विषमता या बीमारी को जानने के लिए किया जा सकता है। तो ये कॉमन सी बात है, इसके लिए किया जाए, ये आपको रटने भी नहीं है, ये तो सभी जानते हैं, तो ये कॉमन सी बातें हैं। अगला आपको याद रखना है कि प्रसूति पूर्व परीक्षण नहीं किया जाएगा जब तक कि निम्न शर्तें पूरी ना कर ली जाए। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि कुछ शर्तें होती हैं प्रसूति पूर्व परीक्षण कराने की, तो वो शर्तें पूरी की जाएंगी तभी जो है जो क्या है ये परीक्षण वगैरह किए जा सकते हैं। पहला तो ये शर्त है कि गर्भवती महिला की आयु 35 वर्ष से अधिक हो। पहली शर्त क्या है कि गर्भवती महिला जो है उसकी आयु कितनी होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए। ये कह रहा 35, 35 वर्ष से अधिक, ये याद रखना है, 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए। दूसरा, 2 या अधिक गर्भस्थ भ्रूण हानि हो चुकी, मतलब 2 बार पहले उसका एबॉर्शन हो चुका हो, तो ये याद रखना, 2 या अधिक बार, 2 या अधिक बार, ये भी आपको याद रखना है, मतलब इसमें वो कर सकते हैं। अगला कहता है ड्रग्स विकिरण, इन्फेक्शन या केमिकल आदि के संपर्क में आई है, कोई ड्रग्स वगैरह लेती है या कोई इन्फेक्शन वगैरह है या कोई विकिरण वगैरह उसके संपर्क में आई है तो भी किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य कोई शर्त जो विहित की जाए, अन्य शर्तें जो विहित की जाए, अन्य शर्तें जो विहित की जाए, सरकार ने जो शर्तें लगाई वो विहित की है, तो उसके अनुसार जो है परीक्षण वगैरह किए जा सकते हैं। अगला ये क्लिनिक के लिए एक चीज नियम और है कि जो भी क्लिनिक चलाते हैं जो लोग, ये सारे रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे, मतलब जो भी जो चलाते हैं क्या करेंगे, सारे रिकॉर्ड रखेंगे। और ये जो लोग परीक्षण कराते हैं उनके लिए एक नियम और है कि कोई भी रिश्तेदार और पति लिंग चयन वगैरह नहीं कराएंगे। कोई भी पति हो चाहे रिश्तेदार हो, वो जो है लिंग चयन वगैरह नहीं कराएंगे, ये याद रखना है आपको, बस सिंपल सा है। तो ये चीजें याद रखना, 35 वर्ष से अधिक आयु हो, 2 या अधिक बार गर्भ जो है हानियां हो चुकी हो, अन्य शर्तें वगैरह, तो ये शर्तें पूरी होना चाहिए। और रिकॉर्ड वगैरह ये लोग रखते हैं, आपने देखा होगा, आप सिर्फ आईडी वगैरह मांगेंगे, उसके बाद एक कॉपी आपको भी देते हैं और बाकी अपने पास रखते हैं। तो इस तरीके से ये लोग रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं कि भाई कितना क्या इनके पास मामले आए, वो क्या क्या देखा, तो रिकॉर्ड भी इनको रखना पड़ेगा कितने इनने किए, है ना। अल्ट्रासाउंड अकेला नहीं, बहुत सी तकनीकें होती हैं, ना केवल अल्ट्रासाउंड, बहुत सारी, अल्ट्रासाउंड तो छोटी चीज है, इसके अलावा कई और तकनीकें भी होती हैं, वो सब इसमें आती हैं। उन सब तकनीकों के बारे में कह रहा है। सेक्शन 5 देखिए, सेक्शन 5 कहता है गर्भवती महिला की लिखित सहमति तथा भ्रूण के, गर्भवती महिला की लिखित सहमति तथा भ्रूण के लिंग के बारे में उसे संसूचना पर प्रतिबंध। ये क्या कह रहा है, लिखित सहमति और उसकी संसूचना पर क्या है, प्रतिबंध। ये कहता है उस महिला की लिखित सहमति उस भाषा में जिसे वह जानती हो विहित प्रारूप में प्राप्त नहीं कर लेता। ये क्या कहता है, ये वही कह रहा है कि अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया जाता है तो आप देखोगे साइन कराए जाते हैं, है ना, तो साइन कराने की बात कह रहा है कि जब तक वो नहीं किया जाएगा, जब तक उसकी जो है लिखित सहमति वगैरह प्राप्त नहीं कर ली जाती, विहित प्रारूप में एक फॉर्म होता है, साइन वगैरह करा लेते हैं। आगे लिखा है लिखित प्रारूप में प्राप्त सहमति
की प्रति उस महिला को प्रदान नहीं कर दी जाती। ये भी जानते हैं आपके वही जो लोग जो लोगों को घर में हुआ है लोग जानते हैं कि आप जाओगे वो साइन कराते हैं और एक प्रति आपको देते हैं उसकी गवर्नमेंट कॉपी, है ना। तो उसी के बारे में कह रहा है, जब तक नहीं कराया जाएगा जब तक एक तो सहमति ना हो जाए महिला की। देखिए महिला की सहमति होगी और मान लो आप महिला ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में अगर महिला नहीं दे पाती तो उसका पति करता है, उसका कोई गार्जियन कर सकता है, ऐसा नहीं कि महिला पर्टिकुलर महिला करेगी या उसकी तरफ से कोई और भी कर सकता है ना। अगर वो करने में सक्षम नहीं है, साइन वगैरह नहीं कर पा रही तो कोई और भी कर सकता है। तो कुल मिला के सहमति की आवश्यकता, सहमति होना चाहिए और जब सहमति हो जाती है तो एक प्रति जो है उनको भी दे दी जाती है, तब जाके जो है किए जाते हैं परीक्षण वगैरह। छठवां कहता है लिंग के निर्धारण को प्रतिबंधित किया जाना। लिंग निर्धारण प्रतिबंध कितने में किया गया? धारा 6 में। लिंग चयन उसमें था, लिंग निर्धारण 6 में। इसमें केवल हेडिंग याद रखना है, लिंग के निर्धारण का प्रतिबंध कितने में किया है। और धारा 3A में क्या था? 3A में लिंग चयन का प्रतिषेध था, लिंग चयन का प्रतिषेध था और इसमें लिंग के निर्धारण का प्रतिषेध है, ठीक है, दोनों में। तो इसमें केवल हेडिंग याद रखना है, 6वीं में सेक्शन 6वीं में केवल हेडिंग याद रखना है, लिंग चयन का प्रतिषेध किया गया है ये, या सॉरी लिंग निर्धारण का प्रतिषेध प्रतिबंध किया गया है, लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण को प्रतिबंधित किया गया है, इंपॉर्टेंट है ये भी, केवल हेडिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक, और कुछ नहीं इसमें याद करना। इसके बाद जो है 7वां जो है, अब आपको इसमें क्या, इसमें भी वही सारी चीज है कि भाई लिंग के निर्धारण के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह ये सारी प्रक्रिया है वो सब नहीं की जाएगी, तो वो कॉमन बात है, उसको याद नहीं, आपको केवल हेडिंग याद रखना है ना। सेक्शन 7 कहता है केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन। सेक्शन 7 है केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड। केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का जो है गठन कितने में किया जाता है? 7 में किया जाता है। कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन, सीधी सी बात है, केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड है तो केंद्रीय सरकार इसका जो है गठन करेगी। अब ये जो बोर्ड होता है निम्न से मिलकर बनता है, एक बार देख लीजिए, सभापति जो होता है इसमें परिवार कल्याण विभाग का या मंत्रालय का प्रभारी मंत्री होता है। इसमें जो सभापति होता है, सभापति, ये थोड़ा याद रखेंगे, कौन सा विभाग होता है? परिवार कल्याण विभाग, ये याद रखेंगे, परिवार कल्याण विभाग, बस इतना याद रखें, परिवार कल्याण विभाग या मंत्रालय, विभाग या मंत्रालय की बात। तो परिवार कल्याण विभाग या मंत्रालय का जो प्रभारी मंत्री होता है वो क्या कहलाता है? इसका सभापति कहलाता है। इसके अलावा इसमें एक उपसभापति भी होता है, इसके अलावा इसमें कौन होता है? उपसभापति, सभापति फिर उपसभापति। तो उपसभापति कौन होता है? उपसभापति भी यही परिवार कल्याण विभाग का, यहाँ पे कौन था प्रभारी जो था पहले, इसका सभापति कौन था? प्रभारी जो मंत्री था, प्रभारी मंत्री, प्रभारी मंत्री था वो इसका सभापति था। और उपसभापति कौन होगा? जो इनका प्रभारी सचिव होता है, किस मंत्रालय का? परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय का जो कौन था? प्रभारी सचिव, सचिव जो है इसका इस मंत्रालय का और यहाँ का मंत्री, ठीक है, ये याद रखना है। परिवार कल्याण विभाग का जो मंत्री होता है वो इसका सभापति होता है और परिवार कल्याण विभाग या मंत्रालय का जो सचिव होता है वो इसका क्या कौन कहलाता है? उपसभापति कहलाता है। प्रभारी सचिव जो होता है वो कौन कहलाता है? उपसभापति कहलाता है। उसके बाद 3 पदेन सदस्य और इसमें जोड़े जाते हैं, 3 सदस्य और होते हैं इसमें, 3 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य इसमें जोड़े जाते हैं। 3 सदस्य कौन कौन हो सकते हैं? एक जो है महिला एवं बाल विकास विभाग का जो प्रभारी जो है मंत्री है, प्रभाग सॉरी महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रभारी जो है वो होता है। दूसरा कानून और न्याय मंत्रालय जो होता है या विधि कार्य विभाग होता है या विधायी विभाग जो होता है, कुल मिला के विधि विभाग जो होता है उससे चुना जाता है या कानून विभाग से चुना जाता है या भारतीय चिकित्सा पद्धति या होम्योपैथी मंत्रालयों से चुने जाते हैं। तो एक एक सदस्य इनसे भी चुन लिए जाते हैं, ठीक है। ये 2 याद रखना बस ऊपर के कि जो सभापति और सभापति कौन होते हैं। इसके अलावा 3 जो पदेन सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य एक जी समझ लीजिए, महिला और बाल विकास विभाग जो होता है उसका जो अध्यक्ष उसका जो होता है उसमें से चुन लिया जाता है। दूसरा कानून विभाग या फिर न्याय मंत्रालय होता है उससे चुन लिया जाता है या फिर भारतीय चिकित्सा परिषद जो है
या होम्योपैथी चिकित्सा परिषद है उनमें से चुन लिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे पदेन सदस्य इसमें और होते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशक होता है, ये भी इसका पदेन सदस्य होता है। इसके अलावा 10 जो सदस्य हैं वो भी और भी 10 सदस्य चुने जाते हैं। तो 10 सदस्यों में डॉक्टर्स होते हैं, कुछ गायनोलॉजिस्ट होते हैं, कुछ बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं, कुछ सामाजिक विज्ञान के ज्ञाता होते हैं, कुछ महिला संगठनों से जुड़े हुए व्यक्ति भी होते हैं। तो ये सारे लोगों को मिला करके जो है कुछ समिति बना ली जाती है। इसके अलावा ये कहता है कि राज्यों का, अब राज्यों के भी प्रतिनिधि होते हैं इसमें। तो राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है, तो याद रखेंगे राज्यों से जो है 4 सदस्य चुने जाते हैं, 4 सदस्य, ये याद रखें। और ये चक्रानुक्रम में चुने जाते हैं, चक्र मतलब साइकिल के रूप में चुने जाते हैं। अभी 4 स्टेट हो गई, फिर इनका जब इनका समय अवधि पूरा हो जाएगा फिर अगली 4 स्टेट चुन ली जाएंगी, फिर अगली 4 स्टेट चुन ली जाएंगी। तो ऐसे चक्र वाइज चलता रहता है ताकि सारी स्टेटों को कवर किया जाए। तो इस जो स्टेट है उनसे 4 सदस्य चुने जाते हैं। स्टेट के 4 सदस्य होते हैं, मतलब अलग अलग स्टेट, एक एमपी का, यूपी का, बिहार का, पंजाब का, ऐसे हो गए। उसके बाद अब इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो एमपी बिहार इनका नंबर खत्म हो जाएगा, फिर जो भी स्टेट है उड़ीसा उनका ले लेंगे, फिर ऐसे चलते रहेंगे। तो 4 जो है स्टेटों से लिए जाते हैं। इसके बाद सदस्य सचिव वगैरह जी, तो इसमें बहुत बड़ी है, कोई खास खैर इसमें याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना सभापति कौन से विभाग का होता है और ये उप सभापति, बस ठीक है, बाकी कुछ इसमें याद नहीं रखना है। तो ये परिषद वगैरह एक तरीके से होती है, पर्यवेक्षक बोर्ड वगैरह होता है। सेक्शन 8 कहता है सदस्यों का कार्यकाल और अवधि, बस इतना याद रखेंगे। सेक्शन 8 में जो है इनका कार्यकाल वगैरह कितना होगा, कितने समय के लिए जो है पद धारण करेंगे। तो इनका देखिए पदेन सदस्य तो 2 चीजें होती है, एक होता है पदेन सदस्य। तो पदेन सदस्य तो तब तक पदेन सदस्य के लिए कार्यकाल नहीं होता है। पदेन सदस्य तो जो पदेन सदस्य वो होता है जो उस विभाग में है, जैसे मंत्री है, पदेन सदस्य है मंत्री। तो मंत्री पदेन सदस्य का मतलब क्या है, जब तक वो मंत्री रहेगा तब तक वो उस पद पर रहेगा, है ना। कोई अधिकारी है तो पदेन है तो वो उसी समय पर रहेगा, तो जब तक उस पर पद है तो उस समय रहेगा। बाकी जो सदस्य होते हैं उनके लिए कार्यकाल होता है, जो पदेन सदस्य नहीं होते उनको छोड़ के। तो वो जो सदस्य होते हैं उनके लिए कितना कार्यकाल होगा, 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष तक ये क्या करेंगे, अपना पद धारण करेंगे। 3 वर्ष के लिए जो है इन्हें चुना जाएगा। तो 3 वर्ष के लिए चुना जाएगा और 4 सदस्य जो है चक्रानुक्रम से 1 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। वो जो 4 सदस्यों की बात हमने की थी कि ये 4 सदस्य जो हैं जिस साइकिल के रूप में या चक्रानुक्रम में चुने जाएंगे, कितने साल के लिए, 1 वर्ष के लिए। ये 1 वर्ष के लिए, मतलब स्टेटों की बात की जाएगी तो ये 1-1 वर्ष के लिए चुने जाएंगे, हर स्टेट से 1-1 वर्ष के लिए चुना जाएगा। अब इनको 3 वर्ष इसीलिए नहीं करा, नहीं तो फिर तो 3-3 वर्ष करके कोई जितनी स्टेट है नंबर कहाँ आता है, तो हर साल बनते जाएंगे। 4 स्टेट इस साल बन गई, अगले बार फिर 4 दूसरी स्टेट बन जाएंगी, फिर 4 तीसरी स्टेट बन जाएंगी, ऐसे ऐसे। तो ये 4 स्टेटों वाले जो सदस्य हैं इनका 1-1 साल के लिए जो है चुना जाएगा, हर 1-1 साल बाद। और बाकी जो सदस्य होंगे उनका 3 वर्ष के लिए कार्यकाल होगा। अब कह देते हैं कि भाई 9वें बोर्ड की जो है सभाएं वगैरह, बैठक वगैरह कहाँ होंगी। बोर्ड की सभा और बैठक से संबंधित है। तो बोर्ड की सभा और बैठक कहाँ होगी, 6 माह में एक बार, याद रखना 6 माह में एक बार। सिंपल है ये भी, 6 माह में एक बार तो ये कम से कम बैठक करेंगे ही करेंगे। तो 6 माह में एक बार बैठक करेंगे। और मान लीजिए बैठक जब होती है और कोई सभापति की अनुपस्थिति में, जो सभापति है उस वो अनुपस्थित है, तो उसको सभापति उपसभापति, जो उपसभापति है उसको सभापति बना लिया जाएगा, कॉमन है इसमें। तो अगर मान लो सदस्य नहीं है, बैठक हो रही है, सभापति नहीं है, तो किसको बनाया जाएगा, अनुपस्थिति में उपसभापति को जो है सभापति बनाया जाएगा। और मान लो दोनों ही नहीं है, ना सभापति बैठा है ना उपसभापति बैठा है, तो फिर किसको, तो जो भी दोनों में की अनुपस्थिति में कोई भी सदस्य जो वर्तमान सभा का पीठासीन अधिकारी उनमें से चुन लिया जाएगा। यहाँ नॉर्मल बात है, या तो सभापति करेगा, अगर सभापति नहीं तो उपसभापति करेगा बैठक की अध्यक्षता। और अगर दोनों नहीं है तो जो भी समिति में सदस्य है उनमें से जो भी पीठासीन अधिकारी वगैरह है, जो पीठासीन अधिकारी है या पीठासीन सदस्य उसमें से चुन लिया जाएगा, उसको क्या करेगा, इसकी अध्यक्षता कर। तो ये कॉमन है आपके लिए, तो बस इतना याद रखना है कितनी मीटिंग करेंगे, 6 माह में एक बार। सेक्शन 10 में केवल हेडिंग याद रखना है, पद रिक्त होने इत्यादि से बोर्ड की कार्रवाई अवैध नहीं हो जाती। ये कह रहा है कि जो भी बोर्ड कार्रवाई करता है, और मान लो कि बोर्ड में कोई रिक्ति थी, पद की कोई रिक्ति थी, कोई पद खाली था, तो बोर्ड ने जो भी फैसला लिया उसके आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि बोर्ड की जो कार्रवाइयां हैं गलत है, ठीक है। तो ये तो कॉमन बात है। 11वां कहता है विशिष्ट उद्देश्य के लिए बोर्ड के साथ अस्थायी रूप से व्यक्तियों का सम्मिलित होना। ये याद रखना कि अस्थायी रूप से, ये क्या कह रहा है,
ये कोरम पूर्ति की बात कर रहा है, कोरम पूर्ति की। जैसे कि ये कह रहा है कि भैया अस्थायी नियुक्ति, मतलब ये कह रहा है कि कोई कभी आप जानते हैं ना कुछ नियम बनाने होते हैं, कुछ कानून बनाने होते हैं, तो वहां कोरम मांगा जाता है। कोरम मतलब संख्या मांगी जाती है कि भाई इतने लोग होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि उसी मामले में, उसी तरीके के कोई मामले, ये समझाने के लिए उसी तरीके के अगर कोई मामले हैं जहाँ कोरम की जरूरत होती है, तो ये कह रहा है कि उन चीजों को पूरा करने के लिए, विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, ये अस्थायी रूप से क्या कर सकते हैं, व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकते हैं। व्यक्तियों की नियुक्ति कोई भी काम हो सकता है, कोई डिसीजन लेना हो सकता है, कोई और काम कराना, तो कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए जो है अस्थायी रूप से सदस्यों की जो है नियुक्ति कर सकते हैं। सभा में मत, अगर मान लीजिए जी कहता है, अब बात आती है कि जिन लोगों की अस्थायी रूप से जो नियुक्ति कर ली जाती है, एक चीज और ध्यान में रखना, ये तो आप जानते हैं कि कोरम पूर्ति इन्होंने कर ली किसी भी कार्य के लिए, लेकिन कोरम पूर्ति का अर्थ ये नहीं होता है कि इनको मताधिकार मिल जाता है तो ये मत नहीं डाल पाएंगे। बस ये बाकी सारे काम करने के लिए, मतलब केवल कैलकुलेशन में काम में आएंगे, ये बाकी जो है जो मत वगैरह का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जो वोटिंग वगैरह होती है ना, तो उसमें भाग नहीं ले सकते जो लोग। बाकी ये केवल संख्या के रूप में एक संख्या कारक हो गए ये लोग, बस संख्या का काम करेंगे जी, उसको संख्या देखने में कि हाँ इतने लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया, वो चीज हो जाएगी। बाकी जी वोटिंग वोटिंग नहीं डाल पाएंगे, ठीक है, अस्थायी, तो बस इतना याद रखना है। 12 कहता है बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है। बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति कितने में, 12 में, बस इतना याद रखना। 12 में क्या है, बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करेगा, बोर्ड ही करेगा, लेकिन किसके अनुमोदन से करेगा, केंद्र सरकार के अनुमोदन से करेगा। तो बोर्ड ही अपने अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति जो है बोर्ड ही करता है, लेकिन किसके अनुमोदन से करेगा, केंद्र सरकार के अनुमोदन से करेगा। ठीक है, इतना याद रखना है कि बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति बोर्ड ही करता है, लेकिन किसकी परामर्श से परामर्श कह लो या अनुमोदन कह लो, तो किसके अनुमोदन से करेगा, केंद्र सरकार के अनुमोदन से करेगा। सेक्शन 13 याद रखेंगे, बोर्ड के आदेश व अन्य लिखितों का प्रमाणीकरण। अब ये याद रखना कि बोर्ड के जो भी आदेश वगैरह होते हैं उनका प्रमाणीकरण कौन करेगा, प्रमाणीकरण है इसमें। बोर्ड वगैरह, बोर्ड जो भी फैसला लेता है उसके आदेशों को प्रमाणित कौन करेगा, सभापति द्वारा किया जाएगा या ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिससे बोर्ड ने नाम निर्दिष्ट किया हो। आदेश और निर्णय जो भी लेते हैं बोर्ड किसके द्वारा किया जाएगा, सीधा बात है सभापति द्वारा। जो भी सभापति है, ये तो आप जानते हैं सभापति होता ही किस लिए, सभापति द्वारा किया जाएगा, या फिर बोर्ड ने जिसको निर्दिष्ट किया हो वो व्यक्ति भी कर सकता है। सभापति तो होता ही है, वो क्या करते हैं हस्ताक्षर वगैरह करने के लिए, या फिर कोई और अन्य व्यक्ति हो सकता है जिसको बोर्ड ने आदि प्रमाणित करने के लिए नियुक्त कर रखा हो। तो ऐसा कोई अन्य अधिकारी भी हो सकता है, सभापति या अन्य कोई अधिकारी जिसको बोर्ड ने क्या कर रखा हो, निर्देशित किया गया हो, या कह लीजिए बोर्ड के द्वारा जिसको निर्देशित किया गया हो। ये कौन करे, ये आदेश और निर्णय को, आदेश और जो भी निर्णय ये लेता है वो उनको प्रमाणित करेंगे। सभापति या अन्य कोई व्यक्ति जो है कर सकता है जो बोर्ड द्वारा हो। इसके अलावा अन्य कोई सभी लिखित हैं, अन्य लिखित कौन, इसके अलावा अन्य भी आदेश होते हैं, जो आदेश और निर्णय तो ये लोग करते हैं, सभापति वगैरह करते हैं। इसके अलावा अन्य सभी लिखितों को कौन प्रमाणित करेगा, अन्य सभी लिखित हैं, अन्य सभी लिखित मतलब और भी डॉक्यूमेंट होते हैं, आदेश और निर्णय के अलावा भी बहुत से डॉक्यूमेंट होते हैं, तो उनको कौन करेगा, उनको सदस्य सचिव करता है या अन्य कोई अधिकारी द्वारा। सदस्य सचिव, सचिव लिख लीजिए सीधा, सचिव या अन्य अधिकारी द्वारा। जो अन्य जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सचिव के द्वारा किए जाएंगे। आदेश और निर्णय जो है सभापति के द्वारा की जाएगी, इतना याद रखें। आदेश वगैरह है, कोई निर्णय वगैरह तो सभापति करेगा या फिर बोर्ड द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है। ऐसे ही यहाँ जो अन्य दस्तावेज वगैरह होते हैं वो सचिव के द्वारा किए जाएंगे फिर, या फिर अन्य कोई जो है अधिकारी वगैरह हो सकता है। अब देखिए आगे कितना है, 14वां। 14 कहता है सदस्यों की नियुक्ति हेतु अयोग्यता। भैया अयोग्यता, अयोग्यता ये कह रहा है कि भाई कोई सदस्य नियुक्ति के योग्य नहीं माना जाएगा। अयोग्यता का मतलब ये भी होता है कि नियुक्ति के योग्य नहीं माना जाएगा। कब नहीं माना जाएगा, जब दोष सिद्धि, उस किसी अपराध में उसको दोष सिद्ध किया गया हो या कारावास दिया गया हो, लेकिन अपराध कैसा हो, वही नैतिक पतन वाला अपराध हो। ऐसा कोई अपराध हो जिसमें नैतिक पतन की बात शामिल हो, ऐसा कोई अपराध किया है तो इस धारा के तहत वो क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा, या कह लीजिए इस अधिनियम के तहत अयोग्य मान लिया जाएगा।
या फिर दिवालिया हो गया हो, पागल हो गया, जो कॉमन बातें वही है इसमें। दिवालिया हो गया हो, पागल हो गया हो तो भी अयोग्य माना जाएगा। इसके अलावा निगम की सेवा से हटाया गया हो या अयोग्य घोषित किया गया हो, निगम में कोई सेवा करता था उसको उसके पद से हटा दिया या उसको अयोग्यता के आधार पर उसके पद से हटाया है, तो ऐसा व्यक्ति भी जो है इस अधिनियम के तहत अयोग्य माना जाएगा। इसके अलावा बोर्ड के वित्त या अन्य मामले में रुचि रखता है जिससे पूर्व ग्रह से ग्रसित होने की आशा हो, मतलब जो ये कह रहा है कि बोर्ड में जो है कोई वित्त संबंधी हित वगैरह रखता हो या उसको ऐसा अगर उसकी नियुक्ति की जाती है तो ये हो सकता है कि वो उसके क्या हो सकता है वित्त संबंधी या अन्य मामलों में रुचि रखता है जिससे पूर्वाग्रह से ग्रसित होने की आशा हो सकती है, कि पहले से पूर्व ग्रह से आश्रित हो सकता है। कुल मिला के बोर्ड को नुकसान वगैरह हो सकता है, उसमें उसका कोई हित है, मतलब अपने स्वार्थ को देखेगा, वे काम क्या को करेगा, तो ऐसे व्यक्तियों को भी जो है नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा लिंग निर्धारण या लिंग चयन तकनीक में लिप्त रहा है पहले, लिंग निर्धारण या लिंग चयन तकनीक में पहले कोई लिप्त रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है इस अधिनियम के तहत क्या माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा, मतलब इनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। इसके अलावा सेक्शन 15 कहता है सदस्यों की पुनः नियुक्ति के लिए योग्यता। सेक्शन 15 क्या कहता है, पुनः नियुक्ति के लिए योग्यता। ये कह रहा है कि एक सदस्य ऐसे पुनः सदस्य के रूप में नियुक्त करने हेतु प्रतिबंधित किया जाएगा। ये कह रहा है कि पहले ही प्रतिबंधित किया जाएगा, उसे रोका जाएगा कोई दोबारा किसी व्यक्ति की नियुक्ति ना हो। ऐसा नहीं कि दोबारा हो जाती, लेकिन 2 बार, इसमें दूसरी कंडीशन है कि 2 से अधिक बार लगातार अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति नियुक्त होता है तो उसको 2 बार बनाया जाएगा, लगातार अवधि बन तो बार चल सकते हैं लेकिन गैप के साथ, लगातार 2 बार बन सकता है, उसके बाद फिर गैप हो जाएगा फिर बन सकता है। तो ऐसी इसमें लिखा है कि लगातार जो है 2 वर्ष के, जो 2 वर्ष से अधिक बार नहीं बनाया जाएगा, ये याद रखना। 2 वर्ष 2 बार से अधिक बार नहीं बनाया जाएगा, लगातार 2 बार से अधिक, लगातार की बात कह रहा है। ये याद रखना कि लगातार 2 बार मतलब इकट्ठा नहीं बनाया जाएगा, ये 2 बार लगातार बन गया पूरे तीसरे साल फिर बना, मतलब दूसरी बार नियुक्ति हुई तीसरी बार फिर नियुक्ति का, तो ऐसा नहीं होगा, है ना, थोड़ा गैप हो जाएगा फिर हो जाएगा, तो 2 बार नहीं बनाया जाएगा, ये थोड़ा याद रखना। 15 में सदस्यों की पुनः नियुक्ति के लिए योग्यता, हालांकि ये कोई खास नहीं है। सेक्शन 16 देखिए, सेक्शन 16 कहता है बोर्ड के कृत्य, ये भी कॉमन है कि बोर्ड क्या काम करेगा, हालांकि ये कोई खास चीजें नहीं है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वही लिंग वाली बातें हैं और आपकी प्रसूति वाली जो बातें हैं वही इंपॉर्टेंट है, परिभाषा है, भ्रूण वगैरह वाली बातें हैं, ये ही आपको इंपॉर्टेंट है और यही आपको याद रखना है। ये समिति वगैरह इनमें से शायद ही एक आध कुछ क्वेश्चन आए तो आए, नहीं तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस याद रखना जरूरी है कि भाई कौन कब क्या कैसे होता है, बाकी कोई खास नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतने एक्ट हैं और जो एक्ट होता है जिस जो एक्ट में जो उद्देश्य है वही नहीं पूछेंगे तो फिर क्या मतलब है समिति में मिति पूछने का, है ना। तो 16 क्या है, बोर्ड की कृत्य है। बोर्ड क्या कृत्य करता है, संबंधित विषयों तथा नीतिगत मामलों पर सलाह देना, ये बोर्ड का काम होता है। उसके अलावा अधिनियम के नियमों को क्रियान्वयन करना, पुनरीक्षण करना या निरीक्षण करना, ये सब बोर्ड का काम है। लोगों में क्या है, इस अधिनियम के लिए जागरूकता फैलाना, ये भी बोर्ड का काम है। अनुवांशिक क्लिनिकों के कार्यों का, ये जो भी व्यक्ति वगैरह हैं व्यक्तियों के लिए आचरण वगैरह जो देखना, इन पर नियंत्रण रखना, ये भी काम है। निकायों का निरीक्षण वगैरह करना, ये भी काम है। और अन्य कृत्य जो सौंपे जाए, तो बोर्ड तो सिंपल सी बात है, बोर्ड एक बड़ी चीज हो जाती है। जब बोर्ड है तो जो भी इस अधिनियम से, इतना बात याद रखें मोटे तौर पे कि इस अधिनियम से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज चलती हैं वो उनको सबका नियंत्रण बोर्ड करता है, चाहे वो नीतिगत कोई मामले को हो, चाहे वो अनुवांशिक केंद्र वगैरह, उनका भी निरीक्षण वगैरह कर सकता है, इनसे भी संबंधित आंकड़े रख सकता है। इसके अलावा इस अधिनियम से संबंधित जो लोगों में प्रचार प्रसार करना, वो भी सब जो है बोर्ड के द्वारा किए जाते हैं, बस इतना याद रखें। 16 ये कहता है राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड तथा केंद्रीय शासित पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन। 16 जो है राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड और केंद्र शासित पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन कितने में, 16A में है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जिसका अपना विधानमंडल हो, ठीक है, ये कह रहा है प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में जिसका अपना विधानमंडल हो, वहां पे एक बोर्ड गठन किया जाएगा जिसे राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड या केंद्रीय शासित प्रदेश पर्यवेक्षण बोर्ड जैसी भी स्थिति हो कहा जाएगा।
देखिए राज्य होगा तो राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड होगा, केंद्र शासित प्रदेश होगा तो केंद्र शासित पर्यवेक्षण बोर्ड कहा जाएगा। राज्य बोर्ड की सभा, ये याद रखना है, राज्य बोर्ड की जो सभाएं होंगी कितने दिनों में होगी, 4 माह में एक बार, ये 4 माह में ये लोग एक बार लेंगे। वो अपन ने पढ़ा था कि बोर्ड कितने में ले रहा था, बोर्ड 6 माह में एक बार ले रहा था। जबकि राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड हो आपका या फिर केंद्र शासित पर्यवेक्षण बोर्ड हो, एक ही बात है। तो ये लोग जो है 4 माह में एक बार जो क्या लेंगे, अपनी मीटिंग करेंगे। वो लोग बोर्ड वाले कितने में कर रहे थे, 6 माह में एक बार। ये थोड़ा सा याद रखना है दोनों में अंतर, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड या केंद्र शासित पर्यवेक्षण बोर्ड, ये लोग जो है 4 माह में एक बार जो है अपनी बैठक लेंगे। सेक्शन 16 ये है, ये 4 माह में एक बार अपनी जो है बैठक लेंगे। कोरम पूर्ति वगैरह 1/3 सदस्यों से द्वारा की जाएगी। कोरम पूर्ति जो है 1/3 सदस्य। सर इसका गठन कौन करेगा? कोरम पूर्ति में कितने सदस्य होना चाहिए, 1/3। क्या हो गया? इसका गठन कौन करेगा सर? गठन गठन कौन करेगा? गठन किसका? ये राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड और संघ राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का। अभी मैं बता तो रहा हूँ, अभी पर खत्म कहाँ हुआ सेक्शन भाई। इसके अलावा देखिए, हाँ कोरम पूर्ति 1/3 हो गई। उसके अलावा विधानसभा विधान परिषद की 3 जो है, इसमें जो है कौन सा सेक्शन है ये आपका, 16A। देखिए कहाँ गया पॉइंट में, हाँ देखिए क्या कह रहे थे अपन, हाँ 1/3। पहले तो इसकी क्या है, कोरम पूर्ति संख्या क्या है, 1/3 है। दूसरी ये कहता है कि विधानसभा और विधान परिषद से इसमें 3 महिला सदस्य भी चुने जाएंगे। विधानसभा है अगर, सीधा सीधा लिख लीजिए 3 महिला सदस्य, तो 3 महिला जो है सदस्य भी जो है इसमें से चुने जाएंगे। विधानसभा हो या विधानमंडल हो, तो उसमें से क्या चुना जाएगा, 3 महिला सदस्य भी जो है इसमें चुने जाएंगे। अब गठन की बात है, सीधा सीधी बात है, अगर राज्य पर्यवेक्षण होता तो राज्य करेगा और केंद्र शासित प्रदेश तो वहां पे केंद्र करेगा। देखिए राज्य है तो राज्य सरकार के द्वारा उनका गठन किया जाएगा, और अगर केंद्र शासित प्रदेश पर्यवेक्षण बोर्ड है तो वहां केंद्र सरकार करेगी, और कुछ नहीं, गठन उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और बोर्ड में जो है केंद्र करेगा और राज्य में राज्य ही करेगा, और राज्य और वो जो केंद्र शासित प्रदेश पर्यवेक्षण बोर्ड है उसमें केंद्र करेगा, बस इतना है। कोई उसमें अंतर नहीं, उसमें लिखा ही है कि गठन ये लोग करेंगे, तो उसमें कोई खास नहीं। तो 4 माह में ये लोग अपनी बैठक करेंगे, ये 6 माह में करेंगे। 1/3 कोरम पूर्ति है, और 3 जो है महिला इसमें जो है इनके जो विधायक क्या कहते हैं आपके विधान परिषद से या विधानसभा से जो है चुनी जाएंगी। ये थोड़ा याद रखेंगे। अब 17 में समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति। 17 में कौन है, समुचित जो है आपकी प्राधिकारी और सलाहकार समिति। ये कह रहा है केंद्र सरकार एक से अधिक समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में कर सकेगी। केंद्र शासित प्रदेश में जो है केंद्र सरकार जो है एक से अधिक समुचित प्राधिकारी की, एक से अधिक जो है समुचित प्राधिकारियों की, जो समुचित प्राधिकारी मतलब जो भी प्राधिकारी हो उसकी नियुक्ति जो है केंद्र सरकार कर सकती। कहाँ करेगी, केंद्र शासित प्रदेश में। दूसरा है राज्य के बारे में, कह रहा है कि राज्य सरकार एक से अधिक समुचित प्राधिकारी संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में नियुक्त कर सकेगी। दूसरा कहता है नीचे कि राज्य सरकार राज्य में कर सकती, एक या एक से अधिक, राज्य भी कर सकता है अपने यहाँ एक या एक से अधिक। सीधी सी बात है, केंद्र की मामला है तो केंद्र सरकार नियुक्त कर सकती है, और राज्य का मामला तो राज्य सरकार नियुक्त कर सकती। कितने अधिकारी नियुक्त कर सकती, एक या एक से अधिक जो है समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति कर सकती, संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए नियुक्त कर सकती। संपूर्ण राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए की जाती है। ऐसे में 3 सदस्य सम्मिलित होंगे। तो इसमें 3 सदस्य और होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है, समिति में एक अध्यक्ष होता है जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक या उच्च स्तर का कोई अधिकारी होता है। एक जो सदस्य होता है, अध्यक्ष होता है इसमें एक, अगर संपूर्ण राज्य के लिए वगैरह की जाती है अध्यक्ष, तो इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य
रहने दीजिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का क्या होता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का संयुक्त निदेशक होता है, उसके द्वारा अध्यक्ष होता है इसमें, या उच्च स्तर का कोई अधिकारी होता है। एक प्रख्यात महिला जो महिला संगठनों का प्रतिनिधित्व करे। इसके अलावा विधि विभाग का एक अधिकारी भी होता है, संबंधित केंद्र राज्य सरकार का अधिकारी हो सकता है। एक समिति का गठन संशोधन अधिनियम 2002 के प्रवृत्त होने के 3 माह के भीतर किया जाएगा। ये याद रखें कि जो समिति है उसका गठन जो है 2002 जो अधिनियम है उसके प्रवृत्त होने के 3 माह के भीतर किया जाएगा। 3 माह के भीतर ये कह रहा है कि संशोधन अधिनियम जो है 2002 के गठन होने के 3 माह के भीतर जो है एक समिति का जो है गठन कर लिया जाएगा। समिति का गठन कितने माह के भीतर किया जाएगा? 3 माह के भीतर किया जाएगा। चलिए करते हैं। 17.4 में जो है समुचित प्राधिकारियों के कार्य बताए गए हैं और 17.6 में याद रखेंगे बस समुचित प्राधिकारियों के कार्य 17.4 में, बस इतना याद रखना। 17.4 में क्या है? समुचित प्राधिकारियों के कार्य, बस इतना याद रखेंगे। कार्य कहाँ है? 17.4 में दिए गए हैं। 17.6 में 17.6 याद रखना है आपको इतना कि 17.6 में है सलाहकार समिति निम्न से मिलकर बनेगी। सलाहकार समिति, सलाहकार समिति। सलाहकार समिति बस इतना याद रखना। सलाहकार समिति निम्न से मिलकर के बनेगी। ये कहाँ बताया गया? 17.6 में बताया। कौन कौन से मिलकर बनेगी? 3 चिकित्सा विशेषज्ञ होते हैं इसमें, एक विधि विशेषज्ञ होता है, एक अधिकारी होता है और एक प्रसिद्ध समाज सेवी होता है। सीधे सीधे याद रखेंगे 3 डॉक्टर होते हैं, बाकी एक एक सदस्य होते हैं। 3 डॉक्टर होंगे और बाकी एक एक सदस्य इसमें होते हैं। एक आपका विधि से होता है, एक आपका अधिक कोई राज्य या केंद्र का अधिकारी हो सकता है और एक प्रसिद्ध समाज, 3 है सॉरी, 3 प्रसिद्ध समाज सेवी होते हैं। 3 जो है प्रसिद्ध समाज सेवी इसमें शामिल होते हैं। ये आपको याद रखना है। देखिए 17 ए है समुचित प्राधिकारियों की शक्तियां क्या होती हैं? सिंपल सी शक्तियां होती हैं। अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम का उल्लंघन करता है, नियमों का उल्लंघन करता है, तो ये क्या करेगा? समुचित प्राधिकारी उसे समन कर सकता है, उससे बुला सकता है, वही सारी चीजें हैं। समुचित प्राधिकारी क्या कर सकता है? समन भेज सकता है, कोई दस्तावेज या वस्तु प्रस्तुत करने के लिए उससे कह सकता है, तलाशी वारंट जारी कर सकता है। ये सारे जो है समुचित प्राधिकारियों की शक्तियां हैं। कितने में दी गई? 17 में दी गई है। 18 है अनुवांशिक परामर्श केंद्र, अनुवांशिक प्रयोगशाला व अनुवांशिक क्लिनिक का प्रयोग। सेक्शन 18 ये थोड़ा बोरिंग है। हम अनुवांशिक परामर्श केंद्र, अनुवांशिक प्रयोगशाला वगैरह इसमें देख लीजिए थोड़ा सा। ये कहता है, ये भी वही बात है कि कोई भी व्यक्ति जो अनुवांशिक प्रयोगशाला वगैरह है नहीं चलाएगा जब तक वो पंजीकृत ना हो। सीधी सी बात है, अगर जब तक वो पंजीकृत नहीं है वो अनुवांशिक परामर्श केंद्र वगैरह प्रयोगशाला वगैरह नहीं चला सकता। ये कहता है अगर अधिनियम के प्रारंभ होने के, कहता है कि जो अब बात आती है कि मान लो जो अधिनियम लागू हो जाता है तो कितने दिन के भीतर आवेदन कर सकता है? तो 60 दिन के भीतर। ये याद रखना, अधिनियम के प्रारंभ होने के 60 दिन के भीतर वो है अपने पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। जैसे ये अधिनियम लागू होता है तो उसके 60 दिन के भीतर पंजीयन के लिए आवेदन कर सकता है। ये याद रखना, 60 दिन के भीतर पंजीयन के हेतु, पंजीयन हेतु क्या कर सकता है? आवेदन कर सकता है। अब ऐसा नहीं होता कि भैया बोले एक्ट लागू हुआ बोले आज से ही खत्म हो जाए, तो कोई थोड़ा बहुत टाइम दिया जाता है ना लोगों को, तो इनको 60 दिन का टाइम दिया जाएगा कि जैसे ही एक्ट लागू होता है तो ये 60 दिन के भीतर जो है क्या कर सकते हैं? अपना पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। बस ये 60 दिन की अवधि याद रखना है। अगर मान लीजिए पूर्व से ही कार्यरत परामर्श केंद्र है, यदि अधिनियम के प्रवृत्त होने के बाद भी और बगैर पंजीयन के कितने माह तक काम कर सकता है? 6 माह तक कार्य कर सकता है। 6 माह तक। ये कौन से हैं? ये कह रहा है ये वो वाले क्या कहते हैं केंद्र हैं जो पहले से ही काम कर रहे थे। मतलब जो एक्ट लागू नहीं हुआ था उससे पहले से काम करे आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, पहले से काम चले आ रहे हैं। तो ऐसे जो संस्था वगैरह होती हैं उनको 6 माह की छूट है। ये 6 माह तक जिनका टाइम है, ये 6 माह तक जो है अपना पुनः क्या करा सकते हैं? ये रिन्यू कराएंगे एक तरीके से, तो ये अपना पुनः पंजीयन करा सकते हैं। तो इनके लिए 6 माह तक का टाइम है। ये 6 माह तक बगैर जो है रजिस्ट्रेशन के क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। ये कौन से हैं? जो पहले से चले आ रहे हैं उनके लिए, और जो लोग बाकी में 60 दिन है। तो ये 2 चीजें याद रखना है आपके लिए।
19 से आता है पंजीयन प्रमाण पत्र, सेक्शन 19 में है पंजीयन प्रमाण पत्र। कौन प्रदान करता है? समुचित प्राधिकारी। ये याद रखना कि पंजीयन प्रमाण पत्र कौन देता है? समुचित प्राधिकारी के द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र दिया जाता है। समुचित प्राधिकारी द्वारा जो है पंजीयन प्रमाण पत्र दिया जाता है। सेक्शन कितने में है? 19 में है पंजीयन प्रमाण पत्र। सेक्शन 20 है पंजीयन प्रमाण पत्र का निलंबन और निरस्तीकरण। ये भी कौन करता है? ये भी समुचित प्राधिकारी करता है। कैसे कर सकता है? स्वतः कर सकता है या शिकायत पर कर सकता है। पंजीयन प्रमाण पत्र का निलंबन या निरस्तीकरण जो है ये कौन करता है? ये भी समुचित प्राधिकारी करता है। कैसे करता है? या तो अपने आप में कर सकता है या फिर शिकायत पर कर सकता है। ठीक है। 21 में जो है इसकी अपील है। ये काय की अपील? ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति जिसका पंजीयन निलंबित कर दिया गया है या उसका नवीनीकरण वगैरह नहीं किया, कुल मिला के जो भी दुखी है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया या उसका पंजीयन निरस्त कर दिया, तो ऐसे आदेश के विरुद्ध वो व्यक्ति जो है 30 दिन के भीतर क्या कर सकता है? केंद्र या राज्य सरकार को यथास्थिति अपील कर सकता है। कितने दिन के भीतर कर सकता है? 30 दिन के भीतर। कहाँ करेगा? केंद्र या राज्य सरकार को। जैसी भी स्थिति हो, केंद्र को भी कर सकता है और राज्य को भी कर सकता है, जैसी भी स्थिति हो। तो केंद्र या राज्य सरकार को यथास्थिति जो है वो अपील कर सकता है। केंद्र का होगा तो केंद्र का कर देगा, राज्य का हो तो राज्य का कर देगा। कितने दिन के भीतर कर सकता है? 30 दिन के भीतर। तो ये याद रखना कि अपील कहाँ होगी? केंद्र और राज्य सरकार को होगी, जैसी भी स्थिति हो। केंद्र के मामले में केंद्र को हो जाएगी, राज्य के मामले में राज्य को हो जाएगी। 22 है गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्ण लिंग निर्धारण से संबंधित विज्ञापन का प्रतिषेध तथा उल्लंघन। ये याद रखेंगे कि जिस तरीके का कोई विज्ञापन वगैरह करता है तो उसके लिए सजा। मतलब कि हमारे यहाँ बोले चेक किए जाते हैं, इस तरीके का विज्ञापन वगैरह नहीं किए जाएंगे। आपने देखे हुए होते नहीं है, तो इस तरीके का विज्ञापन वगैरह नहीं करेगा कोई। तो अगर कोई व्यक्ति विज्ञापन करता है तो 3 वर्ष तक का कारावास तथा 10,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। 3 वर्ष तक का कितना है? कारावास तथा 10,000 का जुर्माना। सिंपल है, 10,000 का क्या हो सकता है? उसे जुर्माने से दंडित किया जा सकता है ऐसे व्यक्ति को। अब धारा जो है इसकी 23 है अपराध और शास्तियों से संबंधित है। धारा 23 अपराध व शास्ति से संबंधित है। देखिए इसमें 2-3 धाराएं अपराध हैं। ये कहता है कोई चिकित्सकीय अनुवांशिक विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ये सारे लोग आ जाते हैं इसमें। पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी या कोई व्यक्ति जिसका स्वयं का या अनुवांशिक परामर्श केंद्र, प्रयोगशाला, क्लिनिक आदि है, अपनी तकनीक या व्यवसायिक सेवाएं नियुक्ति पर प्रदान करता है या चाहे अवैतनिक हो। अन्यथा ये क्या कह रहा है कि भाई जो व्यक्ति जो अनुवांशिक परामर्श केंद्र वगैरह चलाते हैं, इनके द्वारा जो है नियमों के उल्लंघन वगैरह पे है, तो सिंपल सा है, पहली बार में जो अगर उल्लंघन करते हैं तो 3 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपए तक का जुर्माना है। 3 वर्ष तक का कारावास, 10,000। दूसरी बार अगर ये उल्लंघन करते हैं तो 5 वर्ष तक का कारावास और इनको 50,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। प्रथम बार में 3-10 है ये। दूसरी बार में इसमें भी कितना हो जाएगा? 5 वर्ष से 5 वर्ष तक का हो जाएगा कारावास, और जो जुर्माना है वो कितना हो जाएगा? 50,000 रुपए तक का हो जाएगा। ये जुर्माने थोड़ा आप देख लेना बैरेक से, है ना। अगर आरोप लगाया जाता है तो 5 वर्ष की अवधि और स्थायी रूप से पंजीकृत निरस्त किया जा सकता है। ये कह रहा है कि अगर इन पे आरोप वगैरह सिद्ध हो जाता है कि इन्होंने जो नियम के उल्लंघनों में कोई काम किया, जो भी डॉक्टर हो सकते हैं, ये प्रयोगशाला क्लिनिक वाले हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं, तो इनका जो है स्थायी रूप से जो है पंजीकृत भी पहली बार जो कि अगर ये उल्लंघन करते हैं सदर नियम का, तो ये कह रहा है तो पहली बार में तो इनका जो लाइसेंस है वो 5 वर्ष के लिए निरस्त किया जा सकता है। 5 वर्ष के लिए लाइसेंस की बात कह रहा है। अगर ये अधिनियम का उल्लंघन करते हैं तो इनका 5 वर्ष के लिए जो है पहली बार के लिए क्या किया जा सकता है? लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। दोबारा फिर नहीं मानते, फिर करते हैं कोई अपराध, तो स्थायी रूप से जो है निरस्त किया जा सकता है। स्थायी रूप से जो है निरस्त कर दिया जाएगा। इनका लाइसेंस की भी इसमें वो है प्रोविजन कि अगर ये अपना उल्लंघन करते हैं तो 5 साल के लिए, पहली बार में 5 साल के लिए लाइसेंस निरस्त होगा, और फिर नहीं मानते तो फिर स्थायी रूप से जो है इनका निरस्त कर दिया जाएगा लाइसेंस। अब ये याद रखेंगे कि कोई व्यक्ति, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोई व्यक्ति अगर लिंग चयन के लिए किसी अनुवांशिक परामर्श केंद्र, प्रयोगशाला या गायनोलॉजिस्ट की सहायता लेता है, मतलब कोई व्यक्ति सहायता लेता है लिंग चयन के लिए, तो सेम सजा है, 3 वर्ष तक का कारावास है, वो 50,000 रुपए तक का जुर्माना है। कितनी है सजा? 3 वर्ष से 50,000 रुपए तक का जुर्माना है पहली बार में। 3 वर्ष तक का कारावास और 50,000 रुपए तक का जुर्माना। 3 वर्ष और 50,000, बस इतना याद रखें, 50,000 पहली बार में। दोबारा अगर कोई व्यक्ति वो सहायता लेता है फिर नहीं मानता है तो 5 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख हो जाएगा। 5 वर्ष
और 1 लाख हो जाएगा दूसरी बार में। ये सहायता लेने पे है, लिंग चयन के लिए अगर कोई व्यक्ति सहायता लेता है उसके लिए। 24 देखिए, सेक्शन 24 कहता है प्रसूति पूर्व परीक्षण तकनीक के संचालन की दशा में संभाव्यता। ये कह रहा है धारा 4(2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों को छोड़कर मजबूर किया जाता है तो ऐसा व्यक्ति प्रेरक के रूप में दोषी होगा। ये क्या कह रहा है, 1 मिनट, 24 में क्या है, चौबीस 3 में था आपका, ये सहायता करने का, ठीक है चलिए। ये कह रहा है सेक्शन, और सॉरी 24 नहीं, सेक्शन 4 की बात कर, अच्छा 4(2) की बात कर रहा है। सेक्शन 4(2) में वही है जी, आप जानते हैं क्योंकि महिला जो है उसकी गुणसूत्रीय विषमता वगैरह है उसमें, उसके बारे में है, विषमता वगैरह के बारे में कह रहा है कि जो विषमता वगैरह है उससे संबंधित है, ठीक है। तो जो विषमता वगैरह के बारे में कह रहा है कि 4(2) में जो विषमता है विनिर्दिष्ट प्रयोजनों को छोड़कर मजबूर किया जाता है तो ऐसा व्यक्ति प्रेरक के रूप में दोषी होगा। 4(2) में ये था कि गुणसूत्री अनियमितता वगैरह है महिलाओं की, तो उसको छोड़ दिया जाए, वो जो किया जाता है टेस्टिंग वगैरह उनको छोड़ दिया जाए। बाकी सब मामलों में अगर कोई व्यक्ति करता है तो ये मान के चला जाएगा कि उसने जो क्या किया है उस अपराध को किया है, ये ऐसा मान के चला जाएगा प्रेरक के रूप में, मतलब दुष्प्रेरक के रूप में उसे माना जाएगा कि उसने जानबूझ करके जो है इस तरीके का अपराध किया है। 25 देखिए, 25 क्या कहता है, 25 कहता है अधिनियम या नियमों के उन प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड जिनके लिए कोई दंड नहीं है। अगर कोई दंड नहीं है तो 3 माह तक का कारावास और 1,000 रुपए तक का जुर्माना। 3 माह और 1,000, ठीक, शॉर्ट में लिख दिया, आप इसको मिला लीजिएगा। 3 माह तक का कारावास या 1,000 रुपए तक का क्या है, जुर्माना। और लगातार उल्लंघन करने की दशा में अगर अपराध ऐसा है जो परिभाषित नहीं हो, लगातार उल्लंघन किया जाता है तो 500 रुपया रोज, 500 रुपए रोज या प्रतिदिन कह लीजिए, 500 रुपए प्रतिदिन। ये कब है, जब कोई जुर्माना सजा नहीं है अधिनियम में, उस मामले में, ठीक है। 26 है कंपनियों द्वारा अपराध। ये कहता है प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार होगा जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। ये कहता है कंपनी में जितने भी लोग शामिल होते हैं, जो भी जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, सभी के सब व्यक्ति क्या होंगे, दोषी होंगे। ये सेक्शन 26 में है। पनिशमेंट तो आप देख सकते हैं, डायरेक्ट देख लेना, उसको मिला लेना है ना। 27 देखिए, 27 कहता है, वैसे सही है सारे लेकिन मिला लीजिएगा एक बार और अलग लिख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति जो है जब तक तत्प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए। 27 कहता है अपराध का संज्ञेय, अजमानती और असमनीय होना। सिंपल है, इसमें याद रखने की जरूरत नहीं। अपराध इस अधिनियम के तहत जो 27 सेक्शन याद रखना कैसे होते हैं, संज्ञेय होते हैं, असमनीय होते हैं और अजमानती होते हैं, ठीक है। 28 से अपराधों का संज्ञान, ये थोड़ा याद रखेंगे कि अपराधों का संज्ञान कौन लेता है, कोई भी न्यायालय जो है अपराध का संज्ञान निम्न के परिवाद के सिवाय नहीं लेगा। तो ये कह रहा है भाई कोई भी न्यायालय जो है निम्न के परिवाद के सिवाय जो है मामलों का संज्ञान नहीं लेगा। तो कौन कौन परिवाद कर सकता है, केंद्र या राज्य सरकार की एक मिनट कहाँ गया, हाँ, परिवाद पर, पहले परिवाद पर ले सकता है। तो परिवाद कौन कौन कर सकता है, केंद्र या राज्य सरकार के समुचित प्राधिकारी के द्वारा किया जा सकता है परिवाद। परिवाद कौन कौन कर सकता है, ये याद रखना, केंद्र या राज्य के जो समुचित प्राधिकारी हैं उसके द्वारा परिवाद किया जा सकता है, पहला। दूसरा याद रखना कि कोई भी व्यक्ति जिसे समुचित प्राधिकारी को ऐसी सूचना 15 दिन के भीतर दी हो, कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसने ऐसी सूचना जो है 15 दिन के भीतर किसको दी हो, समुचित प्राधिकारी को दी हो, वो भी परिवाद कर सकता है। ये भी याद रखना कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसने 15 दिन पूर्व जो है सूचना दी हो समुचित प्राधिकारी को, वो भी कर सकता है। आप समुचित प्राधिकारी को 15 दिन पूर्व सूचना दी थी, समुचित प्राधिकारी कुछ नहीं करे तो वो व्यक्ति, संगठन भी कर सकता है परिवाद। अगर संगठन हो, व्यक्ति हो, उन्होंने 15 दिन पूर्व सूचना समुचित प्राधिकारी को दी थी, समुचित प्राधिकारी ने परिवाद नहीं पेश नहीं किया, तो डायरेक्ट जो है न्यायालय में जाके क्या कर सकता है, वो व्यक्ति भी परिवाद कर सकता है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से भिन्न मजिस्ट्रेट जो है अपराधों का विचारण नहीं करेंगे। तो कौन कर सकता है, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को है इस मामले में, इस अधिनियम के तहत जो मामलों का संज्ञान करने की
क्या है, अधिकारता है। और अपराधों का संज्ञान कैसे लिया जाएगा, परिवाद पर। याद रखना, अपराधों का संज्ञान कैसे लिया जाएगा, परिवाद पर, याद रखना। परिवाद, परिवाद कौन कर सकता है, परिवाद समुचित अपराधी करता है, या कोई संगठन वगैरह वाले भी कर सकते हैं, कोई व्यक्ति भी कर सकता है जिन्होंने 15 दिन पूर्व सूचना दी हो और फिर भी नहीं सुनते, तो वो लोग भी कर सकते हैं। तो परिवाद कोई भी कर सकता है, तो परिवाद पर है। 29 से अभिलेखों का रखा जाना। अभिलेख कौन रखेगा, समुचित दस्तावेज सभी 2 वर्ष के लिए रखे जाते हैं, ये तो कोई खास नहीं है, ये अभिलेखों का रखा जाना 29 में। 30 से अभिलेखों की तलाशी व जब्ती इत्यादि की शक्ति, ये भी किसको है, ये भी समुचित प्राधिकारी को है। 31 से सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के विरुद्ध सुरक्षा, इसमें भी आपको हेडिंग याद रखना है। 31 से कठिनाइयों का निवारण, तो कठिनाइयों का निवारण केंद्र सरकार करेगी 3 वर्ष के भीतर। 32 जो है केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति है। 33 है विनियमन बनाने की मंडल की शक्ति है। और 34 है नियमों व विनियमों को संसद के समक्ष रखा जाना। तो नियम कौन बनाता है, केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत बनाती है। ठीक है, ये बस इतना ही रहने दीजिए, 1 मिनट।